जय हिंद दोस्तों। परिवर्तन क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट किए थे और उसके पहले टॉपिक पे हम लोगों ने डिस्कस किया था। और पहले टॉपिक में हम लोगों ने देखा था यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन। उसमें क्रम देखा हम लोगों ने। सबसे पहले पुर्तगाली आते हैं, पुर्तगालियों के बाद डच, डचों के बाद अंग्रेज, अंग्रेजों के बाद डेनिश, डेनिश के बाद फ्रांसीसी। तो एक क्रम में इन लोगों का आगमन होता है। और जब ये सारी कंपनियां भारत में आ जाती हैं तो इन सभी लोगों के बीच में एक व्यापारिक प्रतिस्पर्धा शुरू हो जाती है। इनके बीच में युद्ध होता है और इस युद्ध में अंततः कामयाबी प्राप्त होती है अंग्रेजों को। बाकी कंपनियां वापस चली जाती हैं या कुछ क्षेत्रों में ये लोग सिमट जाते हैं। यहाँ तक की बातें हम लोग पिछले क्लास में कर चुके थे। कुछ वीडियोज में हम लोगों ने अलग अलग वीडियोज में अलग अलग कंपनियों के आगमन को हम लोगों ने पढ़ लिया था। आज के क्लास में हम लोग उससे आगे बढ़ेंगे और मॉडर्न हिस्ट्री को आगे बढ़ाएंगे। शुरुआत में जब हम लोगों ने मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट किया था तो उसमें हम लोगों ने बात किया था कि एक तरफ यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन होता है और दूसरे तरफ मुगल साम्राज्य का पतन होने लगता है। जब यूरोपीय कंपनियां भारत में आई उस समय मुगल साम्राज्य अपने उत्कर्ष के दौर पर था और ये कंपनियां भारत में केवल व्यापार कर सकती थी। इसके अलावा यहाँ पर उपनिवेश बनाने के बारे में, किसी भूभाग पर कब्जा करने के बारे में ये लोग सोच भी नहीं सकते थे, क्योंकि मुगल साम्राज्य इतना मजबूत था। यहाँ का जो एम्पायर था इतना स्ट्रांग था, इतनी बड़ी सेना थी मुगल शासकों के पास कि इन यूरोपियंस को यहाँ से भगाने में देर नहीं लगता। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि ये कंपनियां पहले आपस में प्रतिस्पर्धा की और प्रतिस्पर्धा करने के बाद जब ये सारे लोग समाप्त हो गए, अंग्रेज बचते हैं, तो अंग्रेजों ने कैसे भारतीय भूभाग पे कब्जा करना शुरू कर दिया। भारत को अपना एक कॉलोनी बना लिया, उपनिवेश बना लिया और फिर यहाँ के संसाधनों का, यहाँ के लोगों को ये लोग प्रताड़ित करना शुरू किए, संसाधनों का दुरुपयोग करना शुरू किए। यहाँ का धन ले जाने लगे ये लोग, यूरोप यानी ब्रिटेन ले जाने लगे, धन का बहिर्गमन हुआ। तो एक टॉपिक बनेगा, आगे हम लोग इसको देखेंगे। लेकिन सबसे पहले उसी टॉपिक से हम लोग आगे बढ़ते हैं जहां से हम लोगों ने समाप्त किया था। अंतिम रूप से जो सबसे महत्वपूर्ण युद्ध हुआ था वांडीवास का युद्ध, जिसमें फ्रांसीसी पराजित हो जाते हैं, अंग्रेज विजयी हो जाते हैं और यहाँ से फ्रांसीसियों का पतन हो जाता है और अंग्रेजों का दौर शुरू हो जाता है। तो शुरुआत में ये कंपनियां आपस में लड़ती हैं और जब सारी कंपनियां कमजोर पड़ जाती हैं, केवल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बचती है, इसके बाद ये लोग धीरे धीरे भारत पर कब्जा करना शुरू कर देते हैं। तो प्रश्न यही बनता है कि आखिर ऐसा क्या कंडीशन बनता है भारत में कि जब ये कंपनियां भारत में आई थी तो केवल व्यापार करने आई थी, लेकिन बाद में इन लोगों का कब्जा भारत पे हो जाता है। इसके पीछे क्या क्या कारण थे, ऐसा क्यों हुआ और बाद में भारत पूर्ण रूप से गुलाम हो जाता है अंग्रेजों का। पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार क्षेत्र में भारत रहता है और बाद में 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश क्राउन के अंडर में चला जाता है भारत और क्राउन के माध्यम से भारत की शासन व्यवस्था देखी जाती है। तो आज के क्लास में हम लोगों को समझना है कि यूरोपीय कंपनियों का एक तरफ आगमन हो रहा था और दूसरे तरफ मुगल साम्राज्य का पतन हो रहा था। एक बहुत बड़ा कारण था जिसके वजह से ये कंपनियां भारत में इस्टेब्लिश हुई, पहले आपस में प्रतिस्पर्धा की और बाद में चल करके ये लोग भारत में अपना उपनिवेश स्थापित कर लेते हैं और भारत पे कब्जा कर लेते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है मुगल साम्राज्य का पतन और नवीन राज्यों का उदय। मुगल साम्राज्य का पतन और नवीन राज्यों का उदय। जब कंपनियां भारत में आई थी उस समय मुगल साम्राज्य स्ट्रांग था, मजबूत था, एम्पायर बहुत मजबूत था। लेकिन बाद में ये लोग कमजोर पड़ जाते हैं और इसका फायदा उठाते हैं अंग्रेज और धीरे 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 पूरे भारत पर इनका कब्जा हो जाता है। तो शुरुआत में तो ये लोग व्यापार वाणिज्य करते हैं। करीब 150 सालों तक अंग्रेज भारत में केवल व्यापार करते हैं, लेकिन आगे चल करके अगले 100 सालों में इन लोगों ने भारत पे कब्जा कर लिया। तो यहाँ पे चलिए थोड़ा सा समझ लेते हैं। पहले अगर हम अंग्रेजों की बात करें तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1599 में स्थापित हुआ था।
1600 ईस्वी में इनको मान्यता मिल जाती है ब्रिटिश महारानी एलिजाबेथ टेलर प्रथम के माध्यम से। पूर्व के देशों के साथ 15 वर्षों का व्यापारिक एक अधिकार प्राप्त हो जाता है और बाद में 1609 ईस्वी में सम्राट के द्वारा ये एक अधिकार अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया जाता है। तो 1600 ईस्वी से लेकर 1757 ईस्वी तक, ये टाइम देखिए, 1600 ईस्वी से लेकर 1757 ईस्वी तक का जो समय है, इस समय में मुख्य रूप से ये लोग व्यापार करते हैं। मुख्य रूप से ये लोग व्यापार करते हैं। इनका जो औपनिवेशिक समय स्टार्ट होता है वो 1757 के युद्ध से आरंभ होता है। बंगाल में जो प्लासी का युद्ध हुआ 1757 में, और फिर 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ, और 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई। और इसी संधि के माध्यम से बंगाल, बिहार, उड़ीसा में पहली बार इन लोगों को मालगुजारी वसूलने का, राजस्व वसूलने का, टैक्स वसूलने का इन लोगों को अधिकार प्राप्त हो जाता है। और यहीं से शुरू होता है उपनिवेशवाद। तो 1757 से लेकर 1857 तक, ध्यान रखिएगा, अगले 100 वर्षों तक, अगले 100 वर्षों तक ये व्यापार तो करते ही हैं, साथ में भारत पर कब्जा भी करते हैं। तो भारत पर कब्जा का जो दौर है वो 1757 से लेके 1857 ईस्वी तक चलता है। लगभग 100 साल लग गए अंग्रेजों को भारत पर कब्जा करने में। तो इस दौर में क्या ऐसी परिस्थितियां थी कि भारत के लोग भारत को बचा नहीं पाए, भारत के बादशाह भारत को बचा नहीं पाए। जबकि यहाँ देखिए 150 सालों तक, 1600 ईस्वी से लेकर 1757 ईस्वी तक ये लोग मुख्य रूप से व्यापार कर रहे थे। यहाँ इन लोगों ने कब्जा नहीं किया। यहाँ इनका मूल उद्देश्य था कि भारत में सामान को सस्ते दाम पे ये लोग खरीदते थे और यूरोप के बाजार में ले जाकर के महंगे दामों में बेचते थे। लेकिन इस दौर में ये अगला जो 100 साल का समय है, 1757 से 1857 तक का जो समय है, इसमें इन लोगों के द्वारा कब्जा किया गया। और धीरे धीरे पहले बंगाल पे कब्जा किया गया, उसके बाद हैदराबाद इनके नियंत्रण में आया, हैदराबाद के बाद मैसूर इनके नियंत्रण में आता है, मैसूर के बाद मराठा साम्राज्य जो शिवाजी ने आरंभ किया था, मराठा साम्राज्य इनके नियंत्रण में आ जाता है। मराठा साम्राज्य के बाद पंजाब इनके नियंत्रण में आता है। इस तरह से धीरे 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 भारत के अलग अलग हिस्सों को ये लोग अपने कब्जे में ले लेते हैं। और अंततः अवध का विलय जब किया जाता है अंग्रेजों के साम्राज्य के अधीन, जब अवध का विलय होता है, तो जो बचे खुचे राजा महाराजा, रियासतदार, जमींदार थे, उन लोगों को लगा कि जब कुशासन का आरोप लगा के अवध पर नियंत्रण स्थापित कर लिया गया, अवध को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया, तो हमारे भी राजपाट को छीन लिया जाएगा। तब भारत के ये राजा महाराजा यूनाइट होते हैं, एक ग्रुप बनाते हैं, समूह बनाते हैं, गुप्त संदेशों के माध्यम से एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं। और जुड़ने के बाद एक स्वतंत्रता संग्राम होता है, एक क्रांति होती है, जिसको 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम या 1857 की क्रांति के नाम से जाना जाता है। तो आगे ये क्रांति कब होगी? जब नियंत्रण हाथ से निकल जाएगा, तब तब ये राजा महाराजा जागते हैं। अगर यही कार्य इन लोगों के द्वारा पहले ही कर दिया गया होता तो ये अंग्रेज भारत को नियंत्रित ही नहीं कर पाते। लेकिन जब ये लोग कब्जा कर रहे थे तो ये राजा महाराजा आपस में लड़ रहे थे, और यही इनकी नीति भी थी शुरुआत से अंग्रेजों की, फूट डालो और राज करो, डिवाइड एंड रूल। तो इसी नीति के तहत ये लोग 100 सालों में भारत पे कब्जा कर लेते हैं। तो आज के टॉपिक में हमको ये देखना है कि मुगल साम्राज्य का पतन और नए नए राज्यों का उदय कैसे होता है, और ये जो नए राज्य बनते हैं, इन नए राज्यों पर अंग्रेजों का अधिकार कैसे स्थापित होता है। इस टॉपिक पे अब हम लोग आगे चर्चा करने वाले हैं। तो शुरुआत हम लोग करेंगे मुगल साम्राज्य से, क्योंकि ना तो मुगल साम्राज्य का पतन हुआ होता, कमजोर शासक अगर ना हुए होते, कमजोर बादशाह मुगल शासन में ना हुए होते, तो यहाँ पर अंग्रेजों के द्वारा भारत पे कब्जा ही नहीं किया जा सकता था। लेकिन एक सबसे बड़ा कारण जो भारत अंग्रेजों का गुलाम बना, ब्रिटेन का गुलाम बना, उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण था मुगलों का पतन। मुगल साम्राज्य जब तक मजबूत था,
तब तक अंग्रेज भारत में व्यापार तो कर सकते थे और इससे भारतीयों को लाभ हो रहा था, मुगल शासकों को लाभ हो रहा था। कैसे लाभ हो रहा था, आगे हम उसकी चर्चा करेंगे। एक अलग टॉपिक हम लोग देखेंगे उसमें, ब्रिटिश साम्राज्य का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, एक टॉपिक बनेगा। ब्रिटिश साम्राज्य का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। जब मुगल साम्राज्य अपने पतन के तरफ जा रहा था और ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में अपने पांव पसार रही थी, तो धीरे धीरे भारत का शोषण करते हैं। और शोषण करते करते भारत जो एक सोने की चिड़िया हुआ करती थी, वो सारा धन लेके ब्रिटेन चले जाते हैं। तो ये धन का बहिर्गमन होता है, भारतीय अर्थव्यवस्था बर्बाद हो जाती है। यहाँ बेरोजगारी बढ़ती है, गरीबी बढ़ती है, भूखमरी बढ़ती है, यहाँ के लोग कंगाल हो जाते हैं। तो जो एक सोने की चिड़िया थी भारत, वो धीरे धीरे चली जाती है। तो वो एक अलग टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल हम लोगों को देखना है कि जब अंग्रेज व्यापार कर रहे थे तब मुगल साम्राज्य मजबूत था, लेकिन जब मुगल साम्राज्य कमजोर पड़ा तो अंग्रेजों ने भारत पे कब्जा करना शुरू कर दिया। अगले 100 सालों में इन लोगों ने भारत पे कब्जा कर लिया। इसी टॉपिक पे हम लोगों को डिस्कशन करना है आज के क्लास में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो हमारा टॉपिक क्या बनेगा, हमारा टॉपिक बनेगा मुगल साम्राज्य का पतन और स्वायत्त राज्यों का उदय या नवीन राज्यों का उदय। टॉपिक हमारा है मुगल साम्राज्य का पतन, और इसी के साथ क्या हुआ, इसी के साथ हुआ नवीन राज्यों का उदय। एक कंफ्यूजन हो रहा होगा आपके माइंड में, ये नवीन राज्य का मतलब क्या है, ये नवीन राज्य कहां से आ गए। तो देखिए, जब मुगल साम्राज्य अपने उत्कर्ष पर था, तो जितने क्षेत्रों पर मुगल साम्राज्य का कब्जा था, दक्षिण भारत के कुछ क्षेत्रों को छोड़ दीजिए, बाकी लगभग लगभग पूरे भारत पर मुगलों का कब्जा था। तो जैसे आज भारत की स्थिति है, भारत 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में बटा हुआ है, और इन सबको मिलाकर के एक अखंड भारत बनता है। तो उस समय जो मुगल साम्राज्य था, वो 21 प्रांतों में बटा हुआ था। 21 प्रांत, और इन्हीं प्रांतों को कहा जाता था सूबा। सूबा, आज हम उसको स्टेट बोलते हैं, राज्य बोलते हैं, प्रांत बोलते हैं, उस समय उसको सूबा बोला जाता था। तो वर्तमान समय में जो 28 राज्य हैं हमारे पास, 28 राज्य हैं और एक केंद्र की सरकार है। तो केंद्र की सरकार राज्यों में शासन व्यवस्था को चलाने के लिए एक प्रतिनिधि भेजती है। उस प्रतिनिधि को क्या कहा जाता है, भारतीय संविधान के अनुसार उनको बोलते हैं राज्यपाल, गवर्नर। गवर्नर की नियुक्ति होती है, राज्यपालों की नियुक्ति होती है केंद्र के तरफ से, प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। एक ही राज्यपाल एक से ज्यादा भी राज्यों को देख सकता है, संविधान में उपबंध है। केंद्र शासित प्रदेशों में उपराज्यपाल लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति होती है, जैसे दिल्ली है, पांडिचेरी है, जम्मू कश्मीर है, ये सारे केंद्र शासित प्रदेशों में। तो उस समय 21 सूबा हुआ करता था मुगल साम्राज्य में। तो जो मुगल बादशाह होता था, वो इन सूबों के शासन के लिए अपने तरफ से एक प्रतिनिधि भेजता था। उस प्रतिनिधि को सूबेदार बोला जाता था। क्या बोला जाता था, सूबेदार बोला जाता था, सूबेदार। ये मुगल बादशाह के तरफ से इन सूबों में शासन करते थे, इन प्रांतों में शासन किया करते थे। लेकिन जब मुगल साम्राज्य कमजोर होने लगा, मुगल बादशाह विलासी हो गए, कमजोर हो गए, उनके पास क्षमता नहीं रही, तो ये जो सूबेदार हैं, जिन जिन सूबों के जो सूबेदार थे, वो अपने आप को स्वतंत्र घोषित करना शुरू कर देते हैं कि अब हम मुगल साम्राज्य के अधीन सूबेदार बन के शासन नहीं करेंगे, बल्कि अब हम यहाँ के नवाब हैं।
इस राज्य को स्वतंत्र किया जाता है और उन लोगों ने अपने आप को नवाब घोषित कर दिया। तो चूंकि मुगल बादशाह कमजोर पड़ गए थे, अगर मजबूत होते तो तुरंत आक्रमण कर देते, आक्रमण करके इस सूबेदार को पकड़ के जेल में डाल दिया जाता। लेकिन चूंकि मुगल बादशाह कमजोर थे, सेना उनकी कमजोर हो चुकी थी, तो वो आक्रमण करते नहीं थे और इस तरह सूबेदारों से जन्म होता है नवाब का। नवाब, तो ये नवाब जो सूबेदार थे, ये नवाब बन जाते हैं और जो सूबा था वही है नवीन राज्य। ये नवीन राज्य बन जाता है, जैसे बंगाल था। आगे पढ़ेंगे हम लोग। बंगाल में 1701 ईस्वी में औरंगजेब ने मुर्शिद कुली खां को बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया था। लेकिन 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई तो मुर्शिद कुली खां ने बंगाल को स्वतंत्र घोषित कर दिया और अपने आप को नवाब घोषित कर दिया। तो इस तरह से प्रश्न बनता है कि बंगाल प्रांत का स्वतंत्र संस्थापक कौन था? तो उत्तर क्या हो जाएगा? आपका उत्तर हो जाएगा मुर्शिद कुली खां। तो इस तरह से मुगल साम्राज्य का जब पतन हुआ तो नए नए राज्यों का उदय हो गया। ये सूबेदार जो अलग अलग राज्यों में सूबेदारी कर रहे थे, अब ये नवाब बन बैठते हैं। छोटे छोटे राज्यों में मुगल साम्राज्य टूट जाता है और इसी का फायदा उठाते हैं अंग्रेज। एक दूसरे को आपस में लड़ाते हैं, एक का सहयोग करते हैं, दूसरे के साथ लड़ाते हैं और इनके साथ मिल करके उस दूसरे राज्य को हरा देते हैं और उन पे नियंत्रण स्थापित कर लेते हैं और बाद में फिर इनको भी हरा देते हैं। और इस तरह से करते करते अगले 100 सालों में इन लोगों ने पूरे भारत पे कब्जा कर लिया। तो आज के टॉपिक में हमको यही देखना है कि मुगल साम्राज्य का पतन और नवीन राज्यों का उदय कैसे कैसे होता है, कौन कौन से राज्य बनते हैं। जब मुगल साम्राज्य अपने पतन के दौर में था तो कौन कौन से मुगल बादशाह हुए जिनकी नाकामियों की वजह से हम अंग्रेजों के गुलाम बन गए। ये इनकी ही नाकामियां थी कि हम अंग्रेजों के गुलाम बने। तो चलिए इनके बारे में हम लोग समझना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं मुगल साम्राज्य को। और मुगल साम्राज्य का अगर समय आप देखेंगे, बहुत लंबा समय है। इनका टाइम शुरू होता है 1526 ईस्वी से। 1526 ईस्वी में मुगल साम्राज्य की स्थापना होती है बाबर के द्वारा और अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफर 1857 की क्रांति तक था। तो इनका टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? इनका कालखंड क्या बनेगा? 1526 से लेकर 1858 ईस्वी तक। इतना लंबा कालखंड रहा है मुगल साम्राज्य का। ये मुगल साम्राज्य का कालखंड है 1526 ईस्वी से लेकर 1858 ईस्वी तक। लेकिन इस कालखंड को दो भागों में डिवाइड करके हम लोग देखते हैं। एक मुगल साम्राज्य के उत्कर्ष का काल, उत्थान का काल, और दूसरा मुगल साम्राज्य के पतन का काल। ठीक ना? तो इसके दो कालखंडों को अगर हम देखेंगे, ऐसे करके समझ लेते हैं इसको। मुगल साम्राज्य के उत्थान का काल और मुगल साम्राज्य के पतन का काल। तो उत्थान का काल अगर आप देखेंगे, समय इसका देखा जाए तो 1526 ईस्वी से लेकर 1707 ईस्वी तक का जो कालखंड है, ये मुगल साम्राज्य के उत्थान का काल रहा है। और 1707 ईस्वी से लेकर 1707 ईस्वी से लेकर 1858 ईस्वी का जो कालखंड है, ये मुगल साम्राज्य के पतन का काल है। अब क्या हो गया 1707 में ऐसा जिसकी वजह से ये पतन की तरफ आगे बढ़ते हैं, उस पे हम लोग बात करेंगे। तो पहले हम इस उत्थान के कालखंड को देख लेते हैं। ये जो उत्थान का कालखंड है, इसमें कुल 6 मुगल बादशाह हुए थे। 6 मुगल बादशाह हुए और ये बहुत ही मजबूत बादशाह थे। इनके सामने कोई भी सेना टिक नहीं सकती थी। इनकी शासन शक्ति बहुत मजबूत थी। तो चलिए शुरुआत में इसका देख लेते हैं कालखंड। मुगल साम्राज्य में मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने किया था, यह पहला प्रश्न बनता है। तो आप जानते हैं मध्यकाल जब समाप्त होता है
तो मुगल काल का दौर शुरू हो जाता है। आधा मुगल काल हम मध्यकालीन इतिहास में पढ़ते हैं और आधा मुगल काल आधुनिक भारत के इतिहास में पढ़ते हैं। यानी मुगल साम्राज्य के जो उत्थान का काल है वो मध्यकालीन भारत का हिस्सा है, और मुगल काल का जो पतन का दौर है वो आधुनिक भारत का ही हिस्सा है। 1707 ईस्वी वो डेडलाइन है, उसके पहले मध्यकाल का हिस्सा बनता है, और 1707 से लेके आगे का जो कालखंड है वो आधुनिक काल का हिस्सा बनता, मॉडर्न हिस्ट्री का हिस्सा बनता है। तो यहाँ पर अगर उत्थान के काल को देखेंगे तो दिल्ली में लोधी वंश का शासन हुआ करता था, और लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी था, उसमें दूसरा शासक सिकंदर लोधी था, और उसका तीसरा शासक इब्राहिम लोधी था। इब्राहिम लोधी जब शासन कर रहा था दिल्ली में, उसी समय बाबर का आक्रमण होता है, और 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में पानीपत की पहली लड़ाई होती है, पानीपत का युद्ध होता है। इस युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित कर दिया, और यहीं से शुरू होता है मुगल काल। तो मुगल साम्राज्य का संस्थापक बाबर था। बाबर के विषय में कभी बाद में हम लोग चर्चा करेंगे, कौन था, कहां से आया था, किस वंश का था, वो मध्यकाल का हिस्सा है। बस थोड़ा सा इसमें हम लोग जानकारी हासिल कर लेते हैं इनके कालखंडों के बारे में। तो मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर ने किया था, और बाबर का जो समय है, बाबर जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर इसका पूरा नाम था। तो बाबर का जो समय है ये 1526 से लेकर 1530 ईस्वी, बहुत छोटा सा कालखंड है बाबर का, 4-5 सालों का कालखंड है। 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु हो जाती है, स्वाभाविक मृत्यु होती है, नेचुरल डेथ होता है। और बाबर की मृत्यु पर के बाद उसका पुत्र हुमायूं अगला मुगल बादशाह बनता है। हुमायूं, और हुमायूं का जो समय है वो 1500, हुमायूं का कालखंड 1530 से लेकर 1556 ईस्वी तक का था। 1530 से लेके 1556 ईस्वी। लेकिन इसी बीच में एक और शासक आ जाता है, अफगान शासक शेर शाह सूरी का नाम आप सुने होंगे। शेर शाह सूरी ने हुमायूं को कन्नौज के युद्ध में, चौसा के युद्ध में पराजित कर दिया, और पराजित करने के बाद दिल्ली की सत्ता हुमायूं से छीन लेता है। एक नए राजवंश का उदय होता है जिसको सूरवंश के नाम से जाना जाता है। तो इसी बीच में मिल जाएगा आपको सूरवंश। सूरवंश, और सूरवंश का जो समय है वो 1540 ईस्वी से लेके 1555 ईस्वी तक चलता है। 1540 ईस्वी से लेके 1555 ईस्वी तक। इसमें सूर्यवंश का जो संस्थापक था वो शेरशाह सूरी था, इससे तो आप परिचित ही हैं, शेरशाह सूरी। और इसका जो समय है वो 1540 से लेकर 1545 ईस्वी तक का था। 1545 ईस्वी में एक युद्ध अभियान में ये मारा जाता है, तोप का गोला फट जाता है, और उसी में उसकी मृत्यु हो जाती है। तो सूर्यवंश का संस्थापक शेरशाह सूरी था। वो 1540 से लेके 1545 तक शासन करता है, और उसके बाद अगले 10 वर्षों तक यानी 45 से लेके 55 तक सूर्यवंश के अन्य शासक शासन करते हैं। लेकिन 1555 ईस्वी में हुमायूं पुनः दिल्ली की गद्दी प्राप्त कर लेता है, सूरवंश के शासकों को हरा देता है, और पुनः वापस प्राप्त कर लेता है गद्दी को। इस तरह से जो मुगल साम्राज्य दूसरे ही शासक से समाप्त होने के कगार पे था, वो फिर से रिकवरी उसकी हो जाती है, फिर से वापस मिल जाता है। तो यहाँ पर हुमायूं जो सत्ता खो चुका था 1540 में, वो 1555 में पुनः सत्ता को प्राप्त कर लेता है। लेकिन अगले ही वर्ष हुमायूं की भी मृत्यु हो जाती है, यानी 1556 ईस्वी में हुमायूं की मृत्यु हो गई। और जब हुमायूं की मृत्यु हुई तो उसका पुत्र अकबर, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर उसका पूरा नाम है, तो अकबर उस समय नाबालिग था, केवल 13 वर्ष 4 महीने उसकी उम्र थी।
तो अकबर को अगला मुगल बादशाह घोषित किया जाता है, लेकिन वो नाबालिग था, तो उसको एक संरक्षक उपलब्ध कराया जाता है और उसके संरक्षक का नाम बैरम खां था। तो उनके बारे में डिस्कस करेंगे मध्यकाल में। तो अगला जो शासक मिलेगा आपको, अगला मुगल बादशाह मिलेगा हुमायूं के बाद, वो अकबर था। अकबर, अकबर के नाम से तो सभी लोग परिचित हैं। इनकी अपनी एक कहानी है और बहुत सारी योजनाएं चलाई थी अकबर ने, बहुत सारी नीतियां चलाई थी, सुलह कुल की नीति, राजपूत नीति, दीन इलाही धर्म, ठीक ना, दास प्रथा की समाप्ति, बहुत सारी नीतियां हैं। इसीलिए अकबर को अकबर महान भी कहा जाता है। एक सहिष्णु व्यक्ति था और सभी धर्म के लोगों का सम्मान करता था। फिलहाल तो अकबर का शासनकाल ये 1556 से लेकर 1605 ईस्वी, 1556 से 1605 ईस्वी तक अकबर का शासनकाल था। फिर 1605 में अकबर की मृत्यु हो गई, और जब अकबर की मृत्यु हुई तो उसका पुत्र सलीम, जो कि जहांगीर के नाम से जाना जाता है, वो अगला मुगल बादशाह बनता है। तो अगला मुगल बादशाह अकबर का पुत्र जहांगीर। यहाँ वंशावली ठीक तरीके से चल रही है, पिता के बाद पुत्र अगला मुगल बादशाह बन रहा है। यही चीज यहाँ नहीं होगा। यहाँ उत्तराधिकार की लड़ाई शुरू हो जाएगी, और जहां लड़ाई होती है वहां टूट फूट मचता है, वहां कमजोर होता है शासन व्यवस्था। यहाँ ऐसा नहीं हुआ है। तो यहाँ पे जहांगीर, जहांगीर 1605 ईस्वी में मुगल सिंहासन पर बैठा, और 1627 ईस्वी तक इसने शासन किया। 1605 से लेकर 1627 ईस्वी तक इनकी कहानी जब आप लोग पढ़ेंगे, तो इन्हीं के दौर में एक महिला मिलेंगी आपको, जिनको नूर जहां के नाम से जाना जाता है। नूर जहां, वास्तव में नूर जहां का जो वास्तविक नाम था वो मेहरुन निशा था, और वो विधवा थी। उसके पति सेना में थे, उनकी मृत्यु हो गई थी, वो विधवा हो गई थी। लेकिन जहांगीर की जब मुलाकात मेहरुन निसा से होती है, तो जहांगीर मेहरुन निसा से विवाह कर लेते हैं और उसको उपाधि देते हैं नूर जहां की। और नूर जहां जब इनकी बेगम बन के आती है, तो पूरे शासन सत्ता पे उसका नियंत्रण स्थापित हो जाता है। तो यहां पर 1605 ईस्वी से लेकर 1611 ईस्वी तक तो जहांगीर शासन बेहतर तरीके से करता है। लेकिन जब नूर जहां से विवाह हो जाता, तो नूर जहां का प्रभाव शुरू हो जाता है, और 1611 से लेकर 1627 ईस्वी तक शासन सत्ता पूर्ण रूप से नियंत्रण में आ जाता है नूरजहां के। यहां तक कि नूरजहां झरोखा दर्शन भी देना शुरू कर देती है। झरोखा दर्शन अगर आप लोग जानते होंगे या सुने होंगे, तो झरोखा दर्शन का मतलब होता है कि सुबह सुबह नूरजहां गलियारे में आती थी और जनता उनको देखती थी, उनका चेहरा देखती थी, उसके बाद सुबह का कामकाज शुरू करती थी। इसको झरोखा दर्शन कहा जाता है। तो नूरजहां के द्वारा झरोखा दर्शन की परंपरा शुरू की गई, जो आगे भी मुगल साम्राज्य में जारी रहा। मुमताज महल भी आगे ऐसा ही करती थी। तो ये नूरजहां इन्हीं के शासन काल में आई थी, जहांगीर के शासन। एक और कहानी मिलेगी आपको, अनारकली की कहानी, वो भी नूरजहां से ही, सॉरी, जहांगीर से ही संबंधित था। तो इनके बारे में आगे कभी डिस्कस करेंगे। तो ये अगले मुगल बादशाह हो गए। तो शुरुआत कहां से हुआ? बाबर से 1526 से 30, फिर हुमायूं 1530 से 1556, बीच में सूरवंश आ गया 1540 से 1555 तक, शेरशाह सूरी 1540 से 1545, और उसके बाद सूरवंश खत्म हो जाता, हुमायूं फिर से सत्ता को प्राप्त कर लेता है। और हुमायूं की मृत्यु जब हो जाती है 1556 में, तो अकबर अगला मुगल बादशाह बनता है 1556 से लेकर 1605 ईस्वी तक। 1605 में जब अकबर की मृत्यु हो गई, तो उसका पुत्र जहांगीर आया। जहांगीर का शासनकाल 1605 से लेकर 1627 ईस्वी तक। यहां तक बात क्लियर हो गई। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले मुगल बादशाह पर। इसको आप नोट करना चाहें तो कर सकते हैं। अब अगले मुगल बादशाह पे चलते हैं। जहांगीर के बाद अगला मुगल बादशाह आपको मिलेगा शाहजहां। शाहजहां, और जहांगीर की जब मृत्यु हुई, तो उसका पुत्र शाहजहां अगला शासक बनता है, अगला मुगल बादशाह बनता है। और ये 1627 ईस्वी से लेके 1658 ईस्वी तक
मुगल बादशाह के रूप में कार्य किया। ये अगला मुगल बादशाह था। और शाहजहां की मृत्यु के बाद अंतिम मजबूत जो मुगल बादशाह बना, उसका नाम था औरंगजेब। औरंगजेब औरंगजेब के समय में ही उत्तराधिकार का युद्ध आरंभ हो गया था। शाहजहां के 4 पुत्रों में उत्तराधिकार की लड़ाई शुरू हो गई और औरंगजेब ने अपने 3 भाइयों का गला काटकर शाहजहां के सामने पेश किया और उसके बाद अगला मुगल बादशाह बन बैठा। औरंगजेब बड़ा पुत्र नहीं था शाहजहां का, लेकिन उसके बावजूद वो मुगल सत्ता को प्राप्त कर लेता है। यहीं से शुरू होता है जो क्रम था, पिता के बाद पुत्र ही अगला बादशाह बनेगा, वो क्रम यहीं टूट जाता है। तो औरंगजेब ऐसा शासक था जिसके समय में उत्तराधिकार का युद्ध लड़ा गया। यही कारण है कि औरंगजेब का 2-2 बार राज्याभिषेक हुआ था। क्वेश्चन पूछता है आपके एग्जाम में, कौन सा मुगल बादशाह ऐसा था जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ था? तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? आपका उत्तर बनेगा औरंगजेब। तो 1658 ईस्वी से लेकर 1707 ईस्वी तक ये औरंगजेब का शासनकाल रहा है। अब इस शासनकाल को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कब बनाई गई थी? 1599 में। मान्यता कब मिली थी? 1600 ईस्वी में। पहला राजदूत कब भारत आया था? 1608 ईस्वी में, कैप्टन हॉकिंस के रूप में। किसके दरबार में आया था? जहांगीर के दरबार में आया था। ये सारी बातें हम लोग पढ़ चुके हैं पिछले वीडियोज में। तो जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बनी, उस समय भारत में 1600 ईस्वी में भारत में किसका शासन था? सम्राट अकबर का शासन था। लेकिन जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपना राजदूत भेजती है, सम्राट राजदूत भेजते हैं, उस समय जहांगीर का शासनकाल शुरू हो चुका था। तो जहांगीर के समय में उसको परमिशन मिल जाता है और वो लोग व्यापार वाणिज्य करना शुरू कर देते हैं। जहांगीर का शासनकाल 1627 से लेकर 1658 तक था। और उसके बाद औरंगजेब आ जाता है। औरंगजेब 1658 से लेकर 1707 ईस्वी तक शासक था। यानी अगले 100 सालों तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो 1600 ईस्वी में मान्यता प्राप्त की थी, 1607 1707 ईस्वी तक ये लोग भारत में व्यापार तो कर सकते थे, लेकिन इन लोगों की हिम्मत नहीं थी कि भारत के 1 इंच जमीन पर भी कब्जा कर पाए, खासकर जो मुगल साम्राज्य के अधीन था। क्योंकि ये सभी के सभी शासक जितना हम लोगों ने अभी देखा, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब, इनका शासनकाल जो समय इनका रहा है 1526 से लेके 1707 ईस्वी का जो शासनकाल है, ये मुगल साम्राज्य के उत्थान का काल है। इनके पास एक बहुत बड़ी सेना होती थी, इनके सामने कोई टिक नहीं सकता था, एक मजबूत इंपायर हुआ करता था इनका। यही कारण है कि ये कंपनियां, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ही नहीं, जितनी भी कंपनियां भारत में आई, ये सारी कंपनियां भारत में व्यापार तो कर सकती थी, लेकिन यहाँ कब्जा नहीं कर सकती थी। इनके सामने ये लोग टिक नहीं सकते थे। तो ये इनके उत्थान का काल रहा है। तो यहां तक ये जो अंतिम मुगल बादशाह है औरंगजेब, सबसे कट्टर शासक इसको माना जाता है। औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता है। मतलब यह एक ऐसा मुगल बादशाह था जो था तो बादशाह, लेकिन जीवन जीता था फकीरों की तरह। एकदम सादा जीवन जीता था। सादा जीवन, कोई विलासिता नहीं थी इसकी जीवन में। खाली समय में टोपियां सिलता था, फकीर की जिंदगी जीता था। पूर्णतया धार्मिक व्यक्ति था, कट्टर सुन्नी मुसलमान था। और उसने जितना भी शरीयत कानून था, उन सारे शरीयत कानून को इकट्ठा करवाया, लिपिबद्ध करवाया, उसको लिखवाया और शरीयत कानून को लागू करा दिया अपने मुगल साम्राज्य में, जिसको फतवा आलमगीरी के नाम से जाना जाता है। कट्टर सुन्नी मुसलमान होने के कारण उसने पूरे साम्राज्य को इस्लामिक कानून के अनुसार चलाया। यही कारण है कि इसके साम्राज्य में जो गैर मुस्लिम समुदाय के लोग थे, हिंदू थे, सिख थे और जितने भी लोग थे, उनको कोई छूट नहीं मिली थी।
इनको जजिया कर देना पड़ता था, धर्म के नाम पर भी इनको टैक्स देना पड़ता था। तो मध्यकालीन इतिहास जब पढ़ते हैं तो औरंगजेब के कालखंड को जब हम पढ़ेंगे तो देखेंगे कि मुगल बादशाहों में सबसे कट्टर मुगल बादशाह औरंगजेब हुआ करता था, जो पूर्ण रूप से धार्मिक व्यक्ति था और पूरे साम्राज्य में शरीयत कानून को लागू करवाया था, फतवा आलमगीरी के नाम से, और उसी के अनुसार पूरा साम्राज्य चलता था। यानी राजनीति पर धर्म हावी था। फिलहाल वो तो बातें मध्यकाल की हो गई। तो इन कंपनियों का जो आगमन था वो अकबर के समय में ही आरंभ हो गया था, लेकिन जब तक औरंगजेब जिंदा था यानी 1707 ईस्वी तक, तब तक ये कंपनियां भारत में व्यापार तो कर सकते थे, लेकिन भारत पे कब्जा करने के बारे में कभी सोच भी नहीं सकते थे। लेकिन जब औरंगजेब की मृत्यु हुई, इतिहासकारों ने भारतीय इतिहास का यह टर्निंग पॉइंट माना है। औरंगजेब की मृत्यु एक बहुत बड़ी घटना थी। यहीं से इतिहास बदल जाता है भारत का, और इसीलिए यहीं से मॉडर्न हिस्ट्री का आगमन माना जाता है, औरंगजेब की मृत्यु से। तो जब औरंगजेब की मृत्यु हुई, उसके बाद जो मुगल बादशाह हुए, 12 मुगल बादशाह इसके बाद होंगे, लेकिन ये सब के सब कमजोर थे, और इस कमजोरी का फायदा उठाकर सूबों के जो सूबेदार होते थे, वो सूबेदार अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिए, स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर लिए, और स्वयं सूबेदार से नवाब बन बैठते हैं। चूंकि ये लोग कमजोर हो चुके थे, तो उनका मुकाबला ये लोग नहीं कर पाते, इसीलिए मुगल साम्राज्य छोटे छोटे हिस्सों में टूट जाता है, और इसी का फायदा ये यूरोपियन कंपनियां उठाती हैं, खासकर जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी। तो यहाँ पर मुगल बादशाहों को जब हम लोग देखेंगे, तो यहाँ पर औरंगजेब की मृत्यु के बाद पहला जो मुगल बादशाह हुआ वो बहादुर शाह प्रथम था। बहादुर शाह प्रथम, ये पहला मुगल बादशाह था। और आगे बढ़ते जाएंगे, अंतिम जो मुगल बादशाह हुआ 12वां, 12 मुगल बादशाह हुए हैं इस कालखंड में, 1707 से लेके 1858 ईस्वी तक 12 मुगल बादशाह हुए, लेकिन सब के सब कमजोर और विलासी शासक थे। अंतिम जो मुगल बादशाह था, इसी के नाम पर बहादुर शाह द्वितीय उसको कहा जाता है, बहादुर शाह द्वितीय। इसको जफर के नाम से भी जानते हैं, बहादुर शाह जफर, ये जफर के नाम से शायरी लिखा करता था, तो अपना टाइटल लगाया हुआ था बहादुर शाह जफर। तो ये जो मुगल बादशाह हुए, ये कमजोर थे, और इसी कमजोरी का फायदा दो लोगों ने उठाया। पहला, जो सूबेदार थे उन लोगों ने फायदा उठा के मुगल साम्राज्य से अलग होके स्वतंत्र राज्य की घोषणा कर दिया, और स्वयं नवाब बन बैठते हैं। और दूसरा फायदा इन कंपनियों ने उठाया, खासकर ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने धीरे धीरे इन राज्यों को आपस में लड़ाते रहे, और भारत पे कब्जा करना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर जो दूसरा कालखंड है, ये हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ते हैं, और जो पहला कालखंड है, ये हम लोग मॉड्यूल हिस्ट्री में मध्यकालीन भारत के इतिहास में पढ़ते हैं। तो इस पे आप हम लोग ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, हम लोग इस पे आएंगे और देखेंगे कि जब औरंगजेब की मृत्यु हुई, उस समय मुगल शासक कौन कौन से हुए हैं, उनके दौर में कौन कौन सी घटनाएं घटी, उत्तराधिकार की लड़ाई किस तरह से चली, और क्या कारण था कि इन बादशाहों ने कंपनियों को रोकने का प्रयास नहीं किया, और भारत पर धीरे धीरे इनका कब्जा बढ़ता चला गया। तो यहां से हम लोग शुरुआत करेंगे मुगल साम्राज्य का पतन, और फिर नए नए राज्यों का उदय हो जाता है। तो चलिए एक झलक हम लोग डाल लेते हैं कि ये जो 12 मुगल बादशाह हुए हैं, ये कौन कौन से थे, और इनके समय में कौन कौन सी घटनाएं घटी हुई है। तो यहां से हम लोग इसकी शुरुआत करेंगे। यहाँ पे आ जाइए। ये डायग्राम आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि औरंगजेब के मृत्यु के बाद, चूंकि वो प्रथा समाप्त हो चुकी थी कि पिता के बाद बड़ा पुत्र ही मुगल बादशाह बनेगा, अब तो बादशाहत को प्राप्त करने के लिए एक भाई दूसरे भाई के खून का प्यासा हो गया।
सारे लोग आपस में लड़ने लगे। जो विजयी होता था बाकियों को वो मार देता था, अपने भाइयों की हत्या करके ये लोग बनते थे मुगल बादशाह। इसीलिए इनकी जो वंशावली है वो काफी टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, जो आपको पढ़ने में और तैयार करने में बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट होता है। उसके लिए हमने ये डायग्राम बनाया है, और इस डायग्राम के सहारे आप आसानी से इसको समझ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे देखिए, औरंगजेब है। औरंगजेब का कालखंड 1658 ईस्वी से लेकर के 1707 ईस्वी तक था। औरंगजेब की जब मृत्यु हुई, उस समय उसके जो जिंदा पुत्र थे उनमें 5 लोगों का नाम मिलता है। सबसे ऊपर हमने इसको लिख दिया है। पहला, इसका जो पुत्र है मुअज्जम है, जो बहादुर शाह प्रथम के नाम से पहला मुगल बादशाह बनेगा इस दौर में। तो पहला पुत्र है मुअज्जम, दूसरा पुत्र है मोहम्मद आजम, तीसरा है अकबर द्वितीय, चौथा है सुल्तान मोहम्मद, और पांचवा है मोहम्मद कामबख्श। तो शुरुआत में ये आपको देखना है कि औरंगजेब के पुत्रों में ये 5 पुत्र आते हैं। इनके बीच में शुरू होता है उत्तराधिकार का युद्ध। और उत्तराधिकार का जब युद्ध होगा तो एक बात और आपको समझ लेनी है, बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि बिना उसके सहारे इस डायग्राम को समझना थोड़ा सा मुश्किल होगा। उत्तराधिकार की जब लड़ाई शुरू हुई, जब परिवार में फूट होता है, तो बाहर के लोग भी उसमें अपना षड्यंत्र रचना शुरू कर देते हैं। औरंगजेब की जब मृत्यु हुई और उत्तराधिकार की लड़ाई शुरू हुई, तो मुगल साम्राज्य में जो सरदार थे, बड़े बड़े पदों पर लोग थे, उन लोगों ने षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया और अपने अपने पसंद के लोगों को मुगल बादशाह बनाने के लिए प्रयास करना शुरू कर दिए, जो बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए सरदार होते थे। क्योंकि मुगल बादशाह तो एक ही होता था, लेकिन शासन व्यवस्था चलाने के लिए बहुत सारे लोगों की आवश्यकता पड़ती थी। जैसे आजकल सरकार चलाने के लिए एक प्रधानमंत्री तो होता है, लेकिन प्रधानमंत्री अकेले नहीं पूरी व्यवस्था को चला सकता है। तो वो ढेर सारे लोगों को इकट्ठा करता है और उनको मंत्री बना देता है, तो बनता है एक मंत्रिमंडल, जिसको हम कैबिनेट बोलते हैं। तो इन मंत्रिमंडल के सदस्यों के सहारे प्रधानमंत्री पूरे देश को चलाता है। तो उसी तरह से मुगल साम्राज्य को चलाने के लिए बहुत सारे सरदार होते थे, बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए लोग होते थे। तो इनके मदद से मुगल बादशाह पूरे साम्राज्य को चलाता था। तो यहाँ पे जब औरंगजेब की मृत्यु हुई, उस समय जो ये सरदार थे, जो सहयोगी की भूमिका निभाते थे मुगल बादशाह के साथ, अब ये लोग अलग अलग गुट बना लेते हैं। कई गुट बन जाते हैं और इन गुटों के द्वारा अपने अपने पसंद के मुगल बादशाह बनाने के लिए मुगल बादशाह बनाने के लिए प्रेरित होते रहते हैं, कार्य करना शुरू कर देते हैं। तो अगर हम गुटों की बात करें, तो औरंगजेब के मृत्यु के समय मुगल साम्राज्य में 4 गुट हुआ करते थे। इन गुटों के बारे में आप देख लीजिए, थोड़ा सा समझने में आसानी हो जाएगी। फिर हम इस पे लौटते हैं दोबारा वापस। हाँ, यहां पर देखिए, मुगल दरबार में गुट, या जिसको हम लोग दल कहते हैं, समूह कहते हैं। ठीक है, उस समय मुगल दरबार में 4 गुट कार्य कर रहे थे। और जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु हुई, जब तक औरंगजेब जिंदा था तब तक इनकी हिम्मत नहीं थी कि गुटबाजी करें। मोदी जी जब तक मजबूत हैं तब तक मंत्रिमंडल का कोई सदस्य उनके खिलाफ नहीं जा सकता। अभी मोदी जी का ख्याति कम होने लगे तो उसी में से तमाम लोग तैयार हो जाएंगे कि मैं प्राइम मिनिस्टर बनूंगा। बस वही स्थिति यहाँ पे है। तो जब तक औरंगजेब जिंदा था तब तक किसी की हिम्मत नहीं थी कि गुटबाजी करे। लेकिन जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई तो गुटबाजी शुरू हो गई, और इसमें 4 गुट बनते हैं। इसमें पहले गुट को कहा जाता है तुरानी दल या तुरानी गुट। ये तुरानी कौन थे? तो ये लोग थे ट्रांस आसियाना, यानी मध्य एशिया के रहने वाले थे, और ये मुगल दरबार में काफी लंबे समय से काम कर रहे थे और बड़े बड़े पदों पर आसीन थे। तो इनका अपना एक दल था, एक ग्रुप था, और ये सुन्नी मुसलमान हुआ करते थे। मुसलमानों में आप जानते हैं कि 2 गुट है, 2 संप्रदाय आप कह सकते हैं, शिया है और सुन्नी है।
अब सिया कौन होते हैं, सुन्नी कौन होते हैं, वो दूसरा विषय हो जाएगा, कभी उस पे हम लोग बाद में चर्चा कर लेंगे कि सिया और सुन्नी में अंतर क्या है। वो मान्यता के आधार पर, परंपराओं के आधार पर उनका बंटवारा किया गया है। तो यहाँ पे जो तुरानी दल थे, ये सुन्नी संप्रदाय के लोग थे, और ये ट्रांस आसियाना यानी मध्य एशिया के रहने वाले लोग थे। भारत में मुगल दरबार में लंबे समय से रह रहे थे और बड़े बड़े पदों पे आसीन थे। इसमें जो प्रमुख नाम मिलता है तुरानी दलों में, इसमें एक नाम आपको मिलेगा चिनकिलिच खां। चिनकिलिच खां। इसमें दूसरा आपको नाम मिलेगा जकारिया खां। तो इस गुट के जो प्रमुख लोग थे, वो चिनकिलिच खां और जकारिया खां हुआ करता था। चिनकिलिच खां, आगे उनके बारे में हम लोग देखेंगे कि उनके द्वारा क्या क्या षड्यंत्र किया गया मुगल बादशाह बनाने के लिए। तो पहला गुट था तुरानी दल का, ये मध्य एशिया के रहने वाले थे और सुन्नी मुसलमान थे। दूसरा जो गुट कार्य कर रहा था मुगल दरबार में, ये अफगानी दल था। अफगानी दल था, और ये लोग फारस और खुरासान के अफगानी लोग हुआ करते थे। ये लोग भी बड़े लंबे समय से मुगल दरबार में काम करते थे और बड़े बड़े पदों पर आसीन थे। तो इनका भी अपना दल था, ये भी सुन्नी थे, ये भी सुन्नी मुसलमान थे। इसमें अली मोहम्मद खां का नाम प्रमुख रूप से मिलता है, इसमें मोहम्मद खां बंगस का नाम प्रमुख रूप से मिलता है। तो ये अफगानी दलों के प्रमुख सदस्य थे, प्रमुख नेता आप कह सकते हैं। तीसरा जो गुट था, तीसरा जो समूह था, दल था, इनको ईरानी दल कहा जाता है। और ये लोग देखिएगा, ये लोग शिया मुसलमान थे। शिया और सुन्नी के बीच में पटता नहीं है, इन लोगों में भारी विरोधाभास है। कभी समय रहेगा तो इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे शिया और सुन्नी के बीच में अंतर क्या है, कुछ मान्यताएं अलग हैं उन लोगों की। तो ये शिया मुसलमान थे, और इनमें जो सबसे प्रमुख नाम मिलेगा, उसमें अमीन खान का नाम मिलेगा, सादत अली खां। सादत अली खां, इसी ने अवध का निर्माण किया था। अवध का संस्थापक यही है, स्वतंत्र राज्य यही बनाएगा, सादत अली खां। इसके अलावा जुल्फिकार खां का नाम मिलेगा, इसहाक खां का नाम मिलेगा। ये तमाम जो लोग थे, ये ईरानी दल से जुड़े हुए थे, ठीक है। और चौथा जो गुट काम कर रहा था मुगल दरबार में, ये हिंदुस्तानी गुट था। ये हिंदुस्तानी गुट क्या था? भारत में जो हिंदू कन्वर्ट हो गए थे, इस्लाम को स्वीकार कर लिए थे, मुस्लिम धर्म को स्वीकार कर लिए थे, उन्हीं को कहा जाता है हिंदुस्तानी दल, ठीक ना। ये देखिए, हिंदू से मुसलमान बनने वाले भारतीय, भारत के ही रहने वाले ये लोग थे, हिंदू से मुसलमान कन्वर्ट हो जाते हैं और एक गुट बना लेते हैं। इसमें जो सबसे प्रमुख नाम मिलेगा, वो सैयद बंधुओं का नाम मिलेगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है, सैयद बंधु। ये जो सैयद बंधु हैं, ये नाम बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है आपके लिए। इसमें अब्दुल्ला खां और हुसैन अली खां का नाम प्रमुख रूप से मिलता है, दोनों भाई थे, इनको सैयद बंधु कहा जाता है। और मुगल बादशाह बनाने में इनकी बड़ी भूमिका रही है। चार मुगल बादशाहों को इन्हीं लोगों ने शासन सत्ता प्रदान कराई थी। चौथा मुगल बादशाह यहाँ पर, पांचवा मुगल बादशाह, छठा मुगल बादशाह, सातवां मुगल बादशाह इन्हीं के द्वारा बनाया गया था। तो इनको सैयद बंधु कहा जाता है। ये गुट सबसे ज्यादा एक्टिव था। और एक्टिव क्यों था? क्योंकि इस गुट को हिंदुओं, राजपूतों और जाटों का समर्थन मिला हुआ था। ये हिंदू धर्म से ही कन्वर्ट होकर मुसलमान बने थे। तो हिंदू समाज के लोग जो राजपूत थे, जाट थे, ये लोग इनका समर्थन करते थे, इस गुट का समर्थन करते थे। इसीलिए ये गुट सबसे ज्यादा मजबूत था मुगल दरबार में। जिसको चाहता था उसको मुगल बादशाह बना देता था, क्योंकि मुगल साम्राज्य कमजोर हो गया था, शासक विलासी कमजोर हो गए थे। तो इन लोगों का चलने लगा मुगल दरबार में। तो ये चार गुट आपको याद रखना है, तुरानी दल, तुरानी गुट, अफगानी गुट, ईरानी गुट और हिंदुस्तानी गुट। ये गुटों के माध्यम से ही मुगल दरबार कमजोर होता है और गुटबादी के कारण षड्यंत्र होता है। और जो मुगल बादशाह बनते हैं, बहुत छोटे अवधि के लिए बनते हैं। और जब इन दलों की अनदेखी करते हैं, तो ये लोग उनको हटा करके दूसरे को मुगल बादशाह बना देते हैं। इस तरह से उठापटक लगी रहती है और मुगल साम्राज्य हो जाता है कमजोर। जब आपसी खींचतान है, तो फिर ये अंग्रेजों का मुकाबला कैसे करेंगे? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का मुकाबला कैसे करेंगे? अन्य यूरोपियन कंपनियों का मुकाबला कैसे करेंगे? ये लोग तो आपस में लड़ रहे हैं।
गद्दी प्राप्त करने के लिए। यही कारण था कि मुगल दरबार कमजोर हो जाता है, मुगल साम्राज्य कमजोर हो जाता है, और उसके वजह से धीरे 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 ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत पे कब्जा कर लेती है। तो पहले जब ये कमजोर होते हैं तो नए नए राज्य बनते हैं, नए नए नवाब बनते हैं, नवाबों के पास बड़ी सेना नहीं होती है, और वो अंग्रेजों का मुकाबला कर नहीं पाते हैं, और धीरे धीरे कब्जा हो जाता है। तो ये चार गुटों को आपको याद रखना है: तुरानी दल, अफगानी दल, ईरानी दल और हिंदुस्तानी दल। इनकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही है बादशाह बनाने में। ठीक ना? चलिए वापस लौटते हैं हम लोग फिर से। हाँ, अब यहाँ पे फिर से वापस आ जाइए यहाँ पर। तो औरंगजेब की जब मृत्यु हुई तो उस समय उसके जिंदा पुत्रों में ये चार पुत्र थे: मुअज्जम, मोहम्मद आजम, अकबर सेकंड, सुल्तान मोहम्मद, मोहम्मद कामबख्श। अब इसमें औरंगजेब की मृत्यु के बाद इनके बीच में आरंभ हो जाता है उत्तराधिकार का युद्ध। और इस उत्तराधिकार के युद्ध में किसको सफलता मिलती है? सफलता मिलती है मुअज्जम को। और औरंगजेब के बाद ये पहला मुगल बादशाह बनता है बहादुर शाह प्रथम के नाम से। ध्यान रखिएगा, इसका वास्तविक नाम मुअज्जम था, और ये बहादुर शाह प्रथम के नाम से सत्ता को प्राप्त करता है, मुगल बादशाहत को प्राप्त करता है। इसलिए मैंने यहाँ देखिए नंबर 1 डाल दिया है, आपको तैयार करने में, इसको समझने में आसानी हो जाएगी। तो औरंगजेब के बाद पहला मुगल बादशाह कौन बना? पहला मुगल बादशाह बनता है मुअज्जम, और ये बहादुर शाह प्रथम के नाम से मुगल बादशाह बनता है। ठीक, चलिए, पहले मुगल बादशाह के बाद अब अगले मुगल बादशाह के लिए फिर उत्तराधिकार की लड़ाई शुरू हो जाती है। अब बहादुर शाह प्रथम को देखिए, इसके चार पुत्र थे: जहांदार शाह, अजीम उशान, रफी उशान और जहान शाह। ये इसके चार पुत्र हैं। तो जहांदार शाह, अजीम उशान, रफी उशान और जहान शाह के बीच में फिर उत्तराधिकार की लड़ाई शुरू हो जाती है। और इस उत्तराधिकार की लड़ाई में सफलता किसको मिलती है? सफलता मिलती है जहांदार शाह को, इसको सफलता मिलती है। तो पहला मुगल बादशाह कौन बना? मुअज्जम बहादुर शाह प्रथम के नाम से। दूसरा मुगल बादशाह कौन बना? दूसरा मुगल बादशाह बनता है बहादुर शाह प्रथम का पुत्र, जिसका नाम था जहांदार शाह। ये दूसरा मुगल बादशाह बनेगा। उत्तराधिकार की लड़ाई में ये विजयी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जब इसकी मृत्यु हो गई, जहांदार शाह की जब मृत्यु हुई, तो अगला जो मुगल बादशाह बना, ये इसका दूसरा वाला भाई, जो अजीम उशान है, इसका पुत्र फरूक शियर अगला मुगल बादशाह बनता है। अब अगर उत्तराधिकार के हिसाब से देखा जाए तो इसका जो पुत्र है, जहांदार शाह का पुत्र यानी आलमगीर द्वितीय, इसको मुगल बादशाह बनना चाहिए था, लेकिन ये नहीं बनता है। बनता कौन है? इसके भाई का पुत्र, जिसका नाम है फरुख सियर। और फरुख सियर वही व्यक्ति है, जब अंग्रेजों को हम लोगों ने पढ़ा था तो फरुख सियर एक लाइलाज बीमारी से पीड़ित हो गया था। फिर ब्रिटेन से एक दल आया था, उसमें एक सर्जन था जिसका नाम हैमिल्टन था, उसने इसको एलोपैथ से ठीक कर दिया। फिर इसने 3 फरमान जारी किए थे। उन फरमानों की वजह से भारत में इनको व्यापार करने में बहुत सारी छूट मिल गई, और अंग्रेजों के पांव जम जाते हैं भारत में। तो फरुख सियर तीसरा मुगल बादशाह बनता है। तो पहला मुगल बादशाह मुअज्जम है, दूसरा मुगल बादशाह जहांदार शाह है, तीसरा मुगल बादशाह फरुख सियर बन गया, यानी उत्तराधिकार के लड़ाई में ये विजयी हो गया। तो फरुख सियर, उसमें वही जो गुटबाजी है, वो विभिन्न गुटों के द्वारा ये मुगल बादशाह बनाए जा रहे हैं। तो तीसरा मुगल बादशाह कौन बनता है? फरुख सियर बनता है। चलिए, फरुख सियर की भी हत्या कर दी जाती है। और इसकी जब हत्या हो जाती है तो अगले मुगल बादशाह पे चलते हैं। अगला मुगल बादशाह कौन बनेगा? नंबर 4। अब देखिए, पहला मुगल बादशाह ये था, इसका पुत्र दूसरा मुगल बादशाह बना, लेकिन तीसरा मुगल बादशाह इसका पुत्र नहीं बनता, बल्कि इसके भाई का पुत्र बन जाता है फरुख सियर। और चौथे मुगल बादशाह पे जब आप चलोगे तो चौथा मुगल बादशाह देखिए यहां मिलेगा आपको। अब इसका भी पुत्र अगला मुगल बादशाह नहीं बनता, बल्कि फरुख सियर के पिता का जो भाई था रफी उस्सान, उसके 3 पुत्र थे: मोहम्मद इब्राहिम, रफी उद्दौला, रफी उद्दर, जात। ये 3 पुत्र थे। अब
इन गुटों के द्वारा, जो खासकर जो सैयद बंधु थे, उनके माध्यम से, जो हिंदुस्तानी गुट था, सैयद बंधुओं के द्वारा अगला मुगल बादशाह बना दिया जाता है रफी उस शान के 3 पुत्रों में से ये जो तीसरा वाला पुत्र है रफी उद दरजात, इसको बना दिया जाता है मुगल बादशाह। लेकिन इसको हो जाता है टीबी, ट्यूबरक्लोसिस, और इसकी मृत्यु हो जाती है। और जब इसकी मृत्यु हो जाती है तो फिर अगला मुगल बादशाह चाहिए। तो अगला मुगल बादशाह, जब इसकी मृत्यु हो गई तो दूसरे वाले भाई को बना दिया गया। तो पांचवा मुगल बादशाह बनता है रफी उद दौला। ध्यान दीजिएगा, क्रम देखिए। पहला मुगल बादशाह बहादुर शाह प्रथम, दूसरा मुगल बादशाह उसका पुत्र जहांदार शाह, तीसरा मुगल बादशाह इसका पुत्र नहीं बना बल्कि इसके भाई का पुत्र बना फर्रुख शियर, चौथा मुगल बादशाह इसका भी पुत्र नहीं बना, इसका जो पुत्र है वो बन जाता है। इसकी मृत्यु होती है तो इसका भाई मुगल बादशाह बन जाता है। 5 हो गए। अब छठे पे चलते हैं। छठा देखिए आपको कहां मिलेगा। अब इसके अगले क्रम में जाना चाहिए ना उत्तराधिकार के हिसाब से, लेकिन जाता नहीं है। अब अगला कौन सा मिलेगा? इन सैयद बंधुओं ने छठा मुगल बादशाह, ये जो तीस चौथा वाला पुत्र था जहान शाह, उसके पुत्र को छठा मुगल बादशाह बना देता है मोहम्मद शाह के नाम से। ये अगला मुगल बादशाह बनता है, छठा मुगल बादशाह है ये। एकदम गुटबाजी चल रही है मुगल दरबार में। जो गुट मजबूत है वो अपने पसंद का मुगल बादशाह बना रहा है। तो यहां पर छठा मुगल बादशाह कौन बनता है? मोहम्मद शाह प्रथम बनता है, मोहम्मद शाह प्रथम। इसके बाद अगला मुगल बादशाह सैयद बंधुओं ने अहमद शाह प्रथम को बना दिया। तो ये सातवें मुगल बादशाह हो गए। अब आगे बढ़ते हैं। अब हिसाब से, इस हिसाब से जब आगे बढ़ेंगे तो इनके उत्तराधिकारी मिलने चाहिए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। यहाँ पे अहमद शाह प्रथम के बाद अगला जो मुगल बादशाह बन गया, यहाँ फिर वापस लौट आइए भाई, औरंगजेब के जो पुत्र थे, इसमें जो ये अंतिम वाला पुत्र है मोहम्मद काम बख्श, उसका जो पुत्र है मुही उस सुल्तान सुन्नत, इसका जो पुत्र है उसी को शाहजहां तृतीय, 1 मिनट कुछ मिस हो रहा है। यहाँ ये सातवां मुगल बादशाह बना था। 8वें नंबर पे यहाँ वापस आ जाइए, वो 9वें नंबर का है, उसको ठीक कर लीजिएगा। 8वें नंबर पे ये जहांदार शाह का जो पुत्र है आलमगीर द्वितीय, इसको मुगल बादशाह बनाया जाता है। इसीलिए हमने इसको नंबरिंग कर दिया है जिससे कंफ्यूजन ना होने पाए। तो अगला जो मुगल बादशाह 8वें नंबर का बनेगा वो है आलमगीर द्वितीय। और ये कौन है? ये जहांदार शाह जो दूसरा मुगल बादशाह था उसका पुत्र था। तो यहां पर आलमगीर द्वितीय 8वां मुगल बादशाह बनता है। उसके बाद अगला जो मुगल बादशाह बनेगा वो बनेगा शाहजहां तृतीय, जो मोहम्मद कामबख्श का पौत्र था, मुही उस सुन्नत का पुत्र था। ये शाहजहां तृतीय के नाम से अगला मुगल बादशाह बनता है। शाहजहां तृतीय के नाम से ये अगला मुगल बादशाह बनेगा। तो ये 9वें नंबर का हो गया। उसके बाद 10वें नंबर पे आ जाइए, फिर यहां वापस लौट आते हैं। आलमगीर द्वितीय का जो पुत्र था शाह आलम द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, ये अगला मुगल बादशाह बनता है। ये किस नंबर का मुगल बादशाह है? ये 10वें नंबर का मुगल बादशाह है। तो यहां पर शाह आलम द्वितीय बनेगा। शाह आलम द्वितीय के बाद इसका पुत्र अकबर शाह द्वितीय के नाम से अगला मुगल बादशाह बनता है। तो यहाँ पर 10वें नंबर पे शाह आलम द्वितीय हो गया और 11वें नंबर पे अकबर शाह द्वितीय हो गया। अंतिम में आ जाते हैं बहादुर शाह द्वितीय, ये अंतिम मुगल बादशाह। इसके बाद मुगल बादशाहत समाप्त हो जाएगी और बहादुर शाह द्वितीय एक ऐसे मुगल बादशाह रहे हैं जिनको बिना साम्राज्य का बादशाह कहा जाता है। ये लाल किले तक सीमित थे, वहीं पड़े हुए थे, इनके पास कोई साम्राज्य नहीं था। यहां तक आते आते सारा साम्राज्य अंग्रेजों के कब्जे में चला गया। तो इनको कहा जाता है बिना साम्राज्य का बादशाह। तो यहाँ पर बहादुर शाह द्वितीय अंतिम मुगल बादशाह थे, जो 1837 से लेकर 1858 ईस्वी तक बादशाह थे। लेकिन 1857 की क्रांति के समय जब मेरठ से सेना मूव करती है दिल्ली के लिए, विद्रोही सैनिक मूव करते हैं दिल्ली के लिए, दिल्ली पर कब्जा कर लेते हैं और लाल किले में ये अंतिम मुगल बादशाह मिलते हैं। इन्हीं को
क्रांति का नेता घोषित कर दिया जाता है कि इन्हीं की अगुवाई में 1857 की क्रांति लड़ी जाएगी और इनको भारत का मुगल बादशाह घोषित कर दिया जाता है। तो 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम होता है और इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है अंग्रेजों के द्वारा और अंग्रेजों ने अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय यानी बहादुर शाह जफर को रंगून भेज दिया। रंगून जो बर्मा में पड़ता है, बर्मा उस समय भारत का ही हिस्सा हुआ करता था। ध्यान रखिएगा, जो अखंड भारत है उसमें अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, बर्मा ये सब हुआ करते थे। 1872 के पहले तक अफगानिस्तान भी भारत का हिस्सा था। 1937 तक बर्मा भी भारत का हिस्सा था। 1935 के अधिनियम के तहत बर्मा को अलग किया गया, 1937 में यह अलग हुआ। 1947 तक पाकिस्तान भी भारत का हिस्सा था। 1947 में विभाजन हो गया तो पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान बन गया। वही पूर्वी पाकिस्तान 1971 में बांग्लादेश के रूप में सामने आता है। तो कहने का मतलब यह है कि भारत जो अखंड भारत का कॉन्सेप्ट है उसमें अफगानिस्तान ईरान से सटा हुआ इलाका था। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, बर्मा ये सब भारत का हिस्सा हुआ करता था। तो यहाँ पर बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार कर लिया जाता है 1857 के क्रांति के दौरान और इनको रंगून भेज दिया जाता है। बर्मा आज का जो म्यांमार है वहां भेज दिया जाता है और 1862 में ही वहीं पे उनकी मृत्यु हो जाती है। और इस तरह से मुगल बादशाहों का जो ये क्रम था, उत्तराधिकार था, वो समाप्त हो जाता है क्योंकि बहादुर शाह द्वितीय के दोनों पुत्रों की हत्या कर दी जाती है अंग्रेजों के द्वारा। इस तरह से ये खानदान ही, ये वंशावली ही समाप्त हो जाती है। तो यहाँ पर औरंगजेब की जब मृत्यु हुई 1707 में, 1707 ईस्वी में, उसके बाद मुगल साम्राज्य के पतन का दौर शुरू हुआ। ये लोग आपस में ही लड़ने लगे मुगल गद्दी को प्राप्त करने के लिए और इसमें मुगल दरबार के जो गुट थे, तुरानी गुट, ईरानी गुट, अफगानी गुट, हिंदुस्तानी गुट, ये लोग अपने अपने हिसाब से मुगल बादशाह बनाने लगे और आपसी इस लड़ाई में ये लोग ध्यान ही नहीं दे पाए कि साम्राज्य का क्या हो रहा है। और साम्राज्य में जो सूबेदार थे अपने आप को स्वतंत्र घोषित करने लगे। उसमें बंगाल ने स्वतंत्र कर दिया अपने आप को। मुर्शीद कुली खां ने औरंगजेब के मरते ही बंगाल को स्वतंत्र कर दिया, तो स्वतंत्र बंगाल का संस्थापक मुर्शीद कुली खां हो गया। इसी तरह से हैदराबाद ने भी अपने आप को स्वतंत्र कर दिया और वहां पे निजामुल मुल्क ने अपने आप को, जिसको चिनकलिज खां भी कहा जाता है, निजामुल मुल्क ने हैदराबाद को स्वतंत्र कर दिया और निजामों का शासन शुरू हो गया। यहीं से निजामों का शासन शुरू होता है। निजाम उल मुल्क नाम था उसका जिसने स्वतंत्र कराया था। यहाँ से निजामों का शासन शुरू हो जाता है हैदराबाद में, जो 1947 तक चलता है। हैदराबाद स्वतंत्र हो गया। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे, अवध में आ जाएंगे तो यहाँ पे सादत अली खां हुआ करते थे। इन्होंने अपने आप को स्वतंत्र कर दिया तो स्वतंत्र अवध का निर्माण हो गया। मैसूर अलग चल ही रहा था, उसमें हैदर अली और टीपू सुल्तान आपको मिलेंगे। मराठा साम्राज्य में देखेंगे तो वहां पर शिवाजी ने मराठा साम्राज्य की नींव डाली थी। आगे जब शिवाजी के वंशावली में उत्तराधिकार का युद्ध शुरू हुआ तो वहां पर पेशवाओं का दौर शुरू हो गया बालाजी विश्वनाथ के दौर से, और फिर पेशवा बाजीराव प्रथम मिलेगा और उसके दौर में मराठा साम्राज्य ने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की थी। एक समय तो ऐसा लग रहा था कि भारत में हिंदू राष्ट्र स्थापित हो जाएगा मराठा साम्राज्य के द्वारा, लेकिन बाद के जो पेशवा थे वो कमजोर हो गए और विभिन्न कारणों से पेशवाओं का इस कमजोरी का फायदा उठाकर अंग्रेजों ने इन पे कब्जा कर लिया। तो मराठा साम्राज्य को भी अंग्रेज मिला लेते हैं आंग्ल मराठा युद्ध के माध्यम से। पंजाब में देखेंगे तो सिख धर्म से इसका आरंभ हुआ था गुरु नानक देव से। 1469 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। 1539 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी और 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी। यानी इन्होंने अपने आंखों से देखा था पानीपत का पहला युद्ध। तो लोधी वंश में इनका जन्म हुआ था और मुगल वंश की स्थापना इनके आंखों के सामने हुआ था। तो सिख धर्म का उदय हो जाता है यहाँ पर और 10 सिख धर्म गुरु होते हैं। आगे पढ़ेंगे ये टॉपिक हम लोग। 10 सिख धर्म गुरु होते हैं। तो एक तरफ सिख धर्म का विकास हो रहा था, दूसरे तरफ मुगल साम्राज्य का विकास हो रहा था। तो दोनों आपस में टकरा जाते हैं धर्म के नाम पर और
धार्मिक प्रसार के लिए मुगलों के द्वारा सिख धर्म को दबाया जाता है और इस क्रम में 2 सिख धर्म गुरुओं की हत्या कर दी जाती है। सिख धर्म के 5वें धर्म गुरु गुरु अर्जुन देव की हत्या जहांगीर ने करवा दी थी और सिख धर्म के 9वें धर्म गुरु गुरु तेग बहादुर की हत्या औरंगजेब ने करवाई थी। इसीलिए सिख धर्म और इस्लाम के बीच में टकराहट उस दौर में बहुत तेज था। तो सिख धर्म का उसके बाद पतन हो जाता है, गुरु गोविंद सिंह के बाद कमजोर पड़ जाते हैं, मुगल हावी हो जाते हैं, बंदा बहादुर की हत्या कर दी जाती है जो कि संरक्षक थे खालसा दल के। उसके बाद सिख राज्य टूट जाता है बहुत सारे भागों में, लेकिन आगे चल के महाराजा रणजीत सिंह का जन्म होता है और जब वो बड़े होते हैं तो एक विशाल साम्राज्य की स्थापना करते हैं जो आधुनिक पंजाब है। पंजाब राज्य के जो वास्तविक संस्थापक थे वो महाराजा रणजीत सिंह को माना जाता है और एक विशाल साम्राज्य बनाते हैं। लेकिन जब महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु हो जाती है तो फिर अंग्रेज हावी हो जाते हैं और आंग्ल पंजाब युद्ध के माध्यम से पंजाब राज्य को भी अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया जाता। तो ये क्रम आगे देखेंगे जब नए राज्यों का उदय होगा। तो इन नए राज्यों में आपको बंगाल मिलेगा, नए राज्यों में हैदराबाद मिलेगा, इसी में आपको मैसूर मिलेगा, इसी में मराठा साम्राज्य मिलेगा, इसी में पंजाब राज्य मिलेगा, इसी में अवध मिलेगा और धीरे धीरे इन पे कब्जा कर लेते हैं अंग्रेज। और इन सब का मूल कारण था औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो ये मुगल शासक हुए हैं इनमें आपसी फूट, उत्तराधिकार की लड़ाई, गुटबाजी दरबार में, जिसके वजह से ये कमजोर पड़े और इस कमजोरी का फायदा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने उठाया। तो ये मुगल बादशाहों को हम लोगों ने देख लिया कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद 12 मुगल बादशाह हुए थे। अब किस मुगल बादशाह के दौर में क्या घटना घटित हुई है इनके बारे में थोड़ा सा हम लोग एक एक करके इनको समझ लेते हैं और यहाँ पे ये पॉइंट हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए हम लोग एक एक मुगल बादशाह को अब समझना शुरू करते हैं, इनके दौर में कौन सी घटनाएं हुई, क्या कमजोरियां रही जिसकी वजह से अंग्रेज इनके ऊपर हावी हो जाते हैं। तो 12 मुगल बादशाह हुए हैं। पहला है बहादुर शाह, दूसरा है जहांदार शाह, तीसरा है फर्रुखसियर, चौथा है रफीउद्दर्जात, पांचवा है रफीउद्दौला, छठवां है मोहम्मद शाह, सातवां है अहमद शाह, आठवां है आलमगीर द्वितीय, नौवां है शाहजहां तृतीय, 10वां है शाह आलम द्वितीय, 11वां है अकबर शाह द्वितीय और 12वां है बहादुर शाह द्वितीय। ध्यान रखिएगा इसी दौर में एक घटना और होगी, इसी दौर में नादिर शाह का आक्रमण होगा। नादिर शाह जो अफगान का क्या कहलाता है, सिकंदर कहा जाता है उसको, अफगान का सिकंदर, उसका आक्रमण हुआ था और उसने दिल्ली में कत्लेआम मचा दिया था, 30,000 लोगों का कत्ल किया था और ढेर सारा धन लेकर के यहां से गया था, कोहिनूर हीरा भी लेके चला गया था, तख्त ताउस जो शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था उसको भी लेके चला गया था। तो नादिर शाह का भी आक्रमण इसी दौर में होगा। और उसके बाद नादिर शाह का जो सेनापति था बाद में अफगान का शासक बनता है अहमद शाह अब्दाली, वो भी भारत पे आक्रमण करता है और आक्रमण कई बार करता है, 5 बार आक्रमण होता है उसका। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण हुआ था वो मराठों के साथ जो युद्ध हुआ था, पानीपत की तीसरी लड़ाई जो हुई थी वो महत्वपूर्ण माना जाता है। तो इसी दौर में नादिर शाह का आक्रमण और इसी दौर में अहमद शाह अब्दाली का भी आक्रमण होता है। तो ये 12 मुगल बादशाह हुए थे। अब एक एक करके बादशाहों के बारे में हम लोग समझ लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको यहां से। तो मुगल साम्राज्य का पतन, ये जो दौर है ये 1707 ईस्वी से लेकर 1858 ईस्वी तक चलेगा। ठीक है, 1707 से लेके 1858 ईस्वी तक। यहां पर जो पहला मुगल बादशाह बना वो पहला मुगल बादशाह कौन था, ये पहला मुगल बादशाह था बहादुर शाह प्रथम। इसको शाह आलम प्रथम भी कहा जाता है और इसका जो पुराना नाम था वो क्या था, मुअज्जम था। तो औरंगजेब की मृत्यु के बाद, औरंगजेब की मृत्यु कब हुई, 1707 ईस्वी में हुई।
तो 1707 ईस्वी से लेके 1712 ईस्वी तक ये मुगल बादशाह के पद पर आसीन रहा। तो औरंगजेब के बाद बनने वाला पहला मुगल बादशाह कौन था? बहादुर शाह प्रथम। इसी को शाह आलम प्रथम और मुअज्जम भी कहा जाता है, ठीक ना। इनके दौर की घटनाएं देखते हैं। ये 63 वर्ष की आयु में मुगल बादशाह बना था, काफी वृद्ध हो गया था। 63 वर्ष की आयु में ये मुगल बादशाह बनता है। और जो दरबारी गुट था, उनके साथ बड़े अच्छे रिलेशन बना के चलता, क्योंकि वो जानता है कि इनका अगर हम विरोध करेंगे तो ये हमारी गद्दी चली जाएगी। ये गुट काफी मजबूत हो चुके हैं, इनका विरोध करना ठीक नहीं है। तो सभी गुटों के बीच में ये तालमेल बैठा करके चलता है, सबके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बना करके चलता है, जिससे ये शासन चला सके आगे। तो दरबारी गुटों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, तो इसके विषय में कहा जाता है कि यही एक, इतिहासकारों ने लिखा है कि यही एक ऐसा मुगल बादशाह है औरंगजेब के बाद जिसके बारे में कुछ अच्छा लिखा जा सकता है, क्योंकि इसके बाद जितने मुगल बादशाह मिलेंगे वो सब नकारा थे। इसी के बारे में थोड़ा कुछ अच्छा लिखा जा सकता है। इसने कुछ ठीक ठाक तरीके से शासन व्यवस्था को चलाया था। तो 63 वर्ष की आयु में ये मुगल बादशाह बना, दरबारी गुटों के साथ ये मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किया। अच्छा, एक कार्य बहुत महत्वपूर्ण इसके द्वारा किया गया था। इसने संभाजी के पुत्र शाहू जी को 1707 ईस्वी में मुक्त कर दिया। ध्यान रखिएगा कि जो मराठा साम्राज्य था, शिवाजी ने जिसका निर्माण किया था, तो शिवाजी और औरंगजेब का युद्ध चलता रहता था। तो औरंगजेब ने शिवाजी के पुत्र संभाजी, शिवाजी के पुत्र कौन है? संभाजी। और संभाजी के जो पुत्र हैं वो हैं साहू जी। इनको कैद करवा लिया था, कैद करके जेल में डाल दिया था। कब कैद किया था? 1689 ईस्वी में। आप जानते हैं 1658 से लेकर 1707 ईस्वी तक औरंगजेब का काल था। तो 1689 ईस्वी में शाहू जी को कैद करवा लिया, बंदी बनवा लिया था औरंगजेब ने। लेकिन जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई और बहादुर शाह प्रथम शासक बना, तो उसने शासक बनते ही सबसे पहले शाहू जी को मुक्त कर दिया, शाहू जी को छोड़ दिया। वो चाहता था कि मराठों के साथ हमारा संबंध ठीक ठाक बना रहे, क्योंकि वो युद्ध करने के पक्ष में नहीं था, इसीलिए दरबारी गुटों के साथ भी वो मैत्रीपूर्ण संबंध बनाया हुआ था। तो मराठों से वो झगड़ा मोल नहीं लेना चाहता था, इसीलिए उसने साहू जी को रिलीज कर दिया, छोड़ दिया। इनके दौर की ये महत्वपूर्ण घटना है। उसने जजिया कर की वसूली पर भी रोक लगा दिया। जजिया कर के बारे में हमने आपको बताया था। जजिया कर क्या था? एक धार्मिक कर हुआ करता था, जो गैर इस्लामिक लोग थे, गैर मुसलमान रहते थे मुगल साम्राज्य में, उनको गैर मुसलमान होने के कारण उनको कर देना पड़ता था। इसी को जजिया कर कहा जाता है। तो जजिया कर की वसूली उसने बंद करा दिया, जो कि औरंगजेब किया करता था। एक बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट बनता है, जो कई एग्जामों में पूछा भी है, पूछता है कि कौन से मुगल बादशाह को शाहे बेखबर कहा जाता है, शाहे बेखबर की संज्ञा दी जाती है। तो ये शाहे बेखबर कौन कहलाते हैं? ये कहलाते हैं बहादुर शाह प्रथम, क्योंकि ये बड़े शांतिपूर्ण तरीके से व्यवस्था को चलाना चाहते थे, किसी से झगड़ा मोल नहीं लेना चाहते थे, ठीक ना। तो इनको शाहे बेखबर भी कहा जाता है। तो ये कुछ पॉइंट्स आपको इसमें याद रखना है, किसमें? बहादुर शाह प्रथम में। चलिए, पहला मुगल बादशाह हो गया औरंगजेब के बाद। अब दूसरे पे चलते हैं, दूसरे मुगल बादशाह पे। दूसरे मुगल बादशाह पे आ जाते हैं। दूसरे मुगल बादशाह कौन है? जहांदार शाह, ठीक ना। वो ग्राफ आपने देखा था ना, जो 12 मुगल बादशाहों का हम लोगों ने देखा, उस क्रम को आप देखते रहिए। तो यहाँ पे जहांदार शाह अगले मुगल बादशाह बनते हैं। 1712 से लेके 1713 ईस्वी तक ये मुगल बादशाह के रूप में रहते हैं। चार भाइयों के बीच में उत्तराधिकार का युद्ध यहाँ भी हुआ। चार भाई थे, चारों के बीच में उत्तराधिकार का युद्ध होता है। और इसमें ईरानी जो गुट था, उसमें जो जुल्फिकार खां था, उसी के सहयोग से इनको मुगलों की गद्दी प्राप्त होती है। हमने कहा ना कि जो गुटबाजी थी दरबार में, उनका बड़ा रोल था, उन्हीं के माध्यम से अब आगे मुगल बादशाह बनेंगे। तो यहाँ पर ईरानी गुट जुल्फिकार खां के सहयोग से ये अगले मुगल बादशाह बनते हैं। इनके द्वारा एक महत्वपूर्ण कार्य किया गया था, इजारा व्यवस्था को लागू किया गया था। क्वेश्चन पूछता है, इजारा व्यवस्था कौन से मुगल बादशाह ने लागू किया था? तो उत्तर क्या हो जाएगा?
जहांदार शाह ने। इजारा व्यवस्था क्या था? जो टैक्स वसूला जाता था, मालगुजारी वसूला जाता था, राजस्व की जो वसूली होती थी, उसको इन्होंने ठेके पर दे दिया। ठेका दे दो, उनके माध्यम से वसूली किया जाएगा। अब जो सत्ता में बैठे लोग थे, उनके द्वारा वसूली राजस्व विभाग द्वारा न करके ठेके पर इसको दे दिया गया। ठीक ना? अच्छा, एक पॉइंट और मशहूर है इनके विषय में। जहांदार शाह पर उनकी एक प्रेमिका थी लाल कुंवरी, जो कि एक वेश्या थी, उसका बड़ा प्रभाव था। उसके प्रभाव में आकर वो सारे निर्णय इस लाल कुंवरी के माध्यम से लिया करते थे। इसीलिए इतिहासकारों ने इनको एक बड़ी महत्वपूर्ण संज्ञा दी है। क्वेश्चन भी आता है आपके एग्जाम में, कौन से मुगल बादशाह को लंपट मूर्ख कहा जाता है? लंपट मूर्ख। तो आपका उत्तर होगा जहांदार शाह को। तो जहांदार शाह क्या कहलाता है इतिहास में? लंपट मूर्ख की संज्ञा इनको दी गई है। तो ये दूसरे मुगल बादशाह थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, तीसरे मुगल बादशाह पे चलते हैं। तीसरा मुगल बादशाह कौन था? फर्रुखसियर। टाइम क्या है? 1313 से 1319 ईस्वी तक। यही बीमार हुआ था, हैमिल्टन ने इसी को ठीक किया था। अब इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, इसने अपने कालखंड में क्या किया। तो इसने बंदा बहादुर की दिल्ली में हत्या करवा दी। हमने बताया था ना, बंदा बहादुर सिख धर्म में जो 10 धर्म गुरु हुए थे, उसमें जो अंतिम धर्म गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह ने गुरु की परंपरा समाप्त कर दी थी और उसके स्थान पर मुगलों से मुकाबला करने के लिए एक सेना का निर्माण किया था, जिसको खालसा दल कहा जाता है। गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद खालसा दल की अगुवाई बंदा बहादुर कर रहे थे, और यही बंदा बहादुर की हत्या फर्रुखसियर के द्वारा कराई गई थी। और यहीं से सिख धर्म अपने पतन की तरफ आगे बढ़ जाता है, दब जाता है। ठीक ना? तो इन्होंने बंदा बहादुर की हत्या कराई। इसके अलावा जुल्फिकार की भी हत्या करा दी। जुल्फिकार वही जो जहांदार शाह को ईरानी गुट के थे, जहांदार शाह को मुगल बादशाह बनाए थे। तो फर्रुखसियर जानता था ये जिंदा रहेगा तो फिर षड्यंत्र करेगा, हमारा भी सत्ता चला जाएगा, तो जुल्फिकार की इसने हत्या करवा दी। जिसने मुगल बादशाह बनाया था, उसकी ही हत्या करवा देता है। और यहां पर एक नाम देखिए, निजामुल मुल्क। निजामुल मुल्क को 6 सूबों की सूबेदारी प्रदान कर दी दक्षिण में, और हैदराबाद की सूबेदारी भी निजामुल मुल्क को मिला था। निजामुल मुल्क। और यही है स्वतंत्र हैदराबाद का संस्थापक। 1900 सॉरी 1724 ईस्वी में यह हैदराबाद को स्वतंत्र घोषित कर देता है निजामुल मुल्क ने। तो स्वतंत्र हैदराबाद का संस्थापक निजामुल मुल्क माना जाता है, और यहीं से निजामों का शासन शुरू हो जाता है हैदराबाद में। तो निजामुल मुल्क को 6 सूबों की सूबेदारी इसने दिया था। आगे देखिए, सैयद बंधुओं के सहायता से गद्दी प्राप्त किया था। जहांदार शाह जुल्फिकार की सहायता से गद्दी प्राप्त किया था, जो कि ईरानी गुट से था। और फर्रुखसियर सैयद बंधुओं की सहायता से गद्दी प्राप्त किया, जो कि हिंदुस्तानी गुट के थे। ठीक ना? ये पॉइंट हो गया। लेकिन हुआ क्या, फर्रुखसियर जब गद्दी पे बैठ गया, तो इन सैयद बंधुओं के खिलाफ षड्यंत्र करने लगा कि अब इनको भी रास्ते से हटा दो, क्योंकि हमको मुगल बादशाह बनाया, हो सकता आगे किसी और को बना दे। तो यहाँ पे षड्यंत्र करने लगा। और जब ये बात सैयद बंधुओं को पता चली, तो ये मराठा साम्राज्य से मिलकर के, मराठा साम्राज्य के शासक साहू के साथ मिलकर के फर्रुखसियर की ही हत्या करवा दिया। सैयद बंधुओं ने फर्रुखसियर को बनाया भी था, और सैयद बंधुओं ने फर्रुखसियर की हत्या भी कर दी। ठीक है? और इसको इतिहास में घृणित कायर के नाम से जाना जाता है। घृणित कायर। क्या कहा जाता है इतिहास में इसको? घृणित कायर कहा जाता है। ये नाम आप याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है। घृणित कायर किस मुगल बादशाह को कहा जाता है? तो ये हो गए तीसरे मुगल बादशाह। आगे बढ़ते हैं, चौथे मुगल बादशाह पे चलते हैं। चौथे मुगल बादशाह रफी उद दरजात। ये बहुत कम समय के लिए मुगल बादशाह बना था। 14 फरवरी 1719 ईस्वी को बना, और 4 जून 1719 ईस्वी को इसकी मृत्यु हो गई। और मृत्यु कैसे हुई थी? इसको टीबी हो गया था, क्षय रोग।
ट्यूबरक्लोसिस हो गया। आज तो इसका इलाज बन गया है, इसका ट्रीटमेंट संभव है। उस जमाने में जिसको ट्यूबरक्लोसिस होता था, वो लाइलाज बीमारी होती थी, उसकी मृत्यु हो जाती थी। तो यहाँ पे इसको टीबी हो गया और इसकी मृत्यु हो गई थी। तो बहुत कम समय का इसका कालखंड रहा है। तो सैयद बंधुओं के ही सहयोग से ये गद्दी पर बैठा था। तो जब ये मर गया, बहुत कम समय में 4-5 महीने में इसकी मृत्यु हो गई, तो अगला मुगल बादशाह बनता है, सैयद बंधुओं के सहयोग से ही बनता है। और वो कौन था? रफी उद दौला। और ये शाहजहां द्वितीय के नाम से मुगल बादशाह बनता है। लेकिन इसका भी वही हाल हुआ। 6 जून 1719 को बना और 17 सितंबर 1719 को मृत्यु हो गई। और मृत्यु कैसे हुई? इसको पेचिस की बीमारी हो गई, डिसेंट्री हो गई। पेचिस पकड़ा और उसी पेचिस में इसकी मृत्यु हो गई। तो इन दोनों मुगल बादशाहों का जो कालखंड है वो बहुत छोटा सा रहा है, ठीक ना। तो ये चौथे नंबर के हो गए, ये 5वें नंबर के हो गए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अगले छठे नंबर पे आ जाते हैं। अगला मुगल बादशाह कौन बना? अगला मुगल बादशाह बनता है मोहम्मद शाह, जो 1719 से लेके 1748 तक रहता। लंबा समय है, 1719 से और 1748, ठीक ना। इनके दौर में क्या हुआ? ये भी कैसे बने? सैयद बंधुओं के सहयोग से गद्दी पर। वही हिंदुस्तानी गुट जो भारत के हिंदू मुसलमान बन गए थे, उन्हीं गुट में सैयद बंधु थे। उन्हीं के माध्यम से ये दिल्ली की गद्दी को प्राप्त करता है, मुगल बादशाहत प्राप्त करता है। और इसके समय में एक बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसके काल में महिलाओं और हिजड़ों का एक वर्ग प्रभुत्व में था, एक ग्रुप बनाया हुआ था महिलाओं और हिजड़ों का। और शासन सत्ता में बड़ी अहम भूमिका ये ग्रुप निभाता था। इसीलिए मोहम्मद शाह को इतिहासकारों ने एक संज्ञा दिया है, इसको रंगीला कहा जाता है। बोलते हैं ना, मोहम्मद शाह रंगीला। मोहम्मद शाह रंगीला, किस मुगल बादशाह को रंगीला की उपाधि मिली हुई है? तो उत्तर क्या हो जाएगा? मोहम्मद शाह। तो इसको मोहम्मद शाह रंगीला भी बोलते हैं, ठीक है। इसके समय में ही बंगाल, अवध, हैदराबाद, ये सारे सूबे स्वतंत्र हो जाते हैं, स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर लेते हैं ये लोग। और अपने आप को सूबेदार से नवाब घोषित कर देते हैं। तो बंगाल स्वतंत्र हुआ, अवध स्वतंत्र हुआ, हैदराबाद स्वतंत्र हुआ। ये सारे लोग इसी के समय में स्वतंत्र हुए थे। और इसी के दौर में देखिए एक महत्वपूर्ण घटना हुई है, जिसकी चर्चा हमने किया अभी थोड़ी देर पहले। नादिर शाह का आक्रमण। नादिर शाह का आक्रमण इसी के कालखंड में हुआ था। इसको फारस का नेपोलियन कहा जाता। कोई युद्ध ये हारता नहीं था, बहुत मजबूत शासक हुआ करता था। तो इसने आक्रमण कर दिया 1739 ईस्वी में। तो इसके आक्रमण के समय क्या घटनाएं हुई उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। नादिर शाह का आक्रमण 1739 ईस्वी में हुआ था। यहाँ देखिए, क्या कह रहा कि नादिर शाह का आक्रमण 1739 ईस्वी। और 24 फरवरी 1739 ईस्वी को करनाल के युद्ध में मोहम्मद शाह पराजित हो गया और युद्ध हार जाना भी दिया। यानी जब नादिर शाह ने आक्रमण किया तो मुगल बादशाह करनाल के युद्ध में हार जाता है। और हारने के बाद उसको युद्ध हरजाना देना पड़ता है। 24 लाख रुपए उसने युद्ध हरजाना के रूप में दिया था। अब हुआ क्या कि अवध का नवाब, जो स्वतंत्र घोषित कर दिया था अवध को, उस नवाब का नाम था सादत अली खां। इसने नादिर शाह को आमंत्रित किया। उसने कहा कि दिल्ली पे आक्रमण करो, और दिल्ली पे आक्रमण करोगे 50 करोड़ की संपत्ति मिलेगी। उसने आमंत्रित किया। अब नादिर शाह तो लूटने के लिए ही आया था। अब नादिर शाह ने क्या किया? दिल्ली पे आक्रमण कर दिया। और जिस समय दिल्ली पे उसने आक्रमण किया तो वहां के कुछ आम लोगों ने इसका विरोध किया और कुछ सैनिकों की हत्या कर दी, दिल्ली के लोगों ने। इससे नादिर शाह इतना नाराज हुआ कि दिल्ली में कत्लेआम मचा दिया। और इस कत्लेआम में 30,000 लोगों की हत्या की गई।
30,000 लोगों का कत्ल कर दिया गया नादिर शाह के द्वारा दिल्ली में। और इतना ही नहीं, लूटा गया पूरी दिल्ली को, और अपने साथ ये 30 करोड़ रुपए नगद लेके गया। 30 करोड़ रुपए। इसके अलावा शाहजहां का जो तख्ते ताउस था उसको लेके गया, 10,000 ऊंट लेकर के गया, 100 हाथी ले गया, कोहिनूर हीरा लेके गया। ये सारी चीजें वो अपने साथ लेकर के जाता है। इतनी सारी संपत्ति, इतना सारा चीज वो अपने साथ लूट करके ले जाता है। ये सादत अली खां, जिसने आमंत्रित किया था नादिर शाह को, जब उसको उतनी संपत्ति नहीं मिली जितना कि बताया था सादत अली खां ने, तो नादिर शाह ने सादत अली खां को धमकाया कि तुमने ही हमको यहां बुलाया था आक्रमण करने के लिए, अब जो जितना तुम बोले हो उतना तो नहीं मिला, जो नहीं मिला वो तुम दो। अब बेचारा इतना घबरा गया सादत अली खां कि उसने आत्महत्या कर लिया। तो अवध का जो नवाब था, जिसने आमंत्रित किया था, वो नादिर शाह से डर कर आत्महत्या कर लेता है। उसी ने आमंत्रित किया था दिल्ली को लूटने के लिए। तो ये दो तीन पॉइंट्स आपको याद रखने हैं इसमें। नादिर शाह का आक्रमण कब हुआ था, ये प्रश्न आपको पूछता है एग्जाम में। किस मुगल बादशाह को हराया था, किस युद्ध में हराया था, किस वर्ष हराया था, इस तरह के प्रश्न बनते हैं आपके एग्जाम में। ठीक है। कोहिनूर हीरा यहाँ से लूट कर कौन ले गया था, इससे तो परिचित ही होंगे कोहिनूर हीरा से। तो ये यही था जो इसको लूट के लेके गया था। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले मुगल बादशाह पे आ जाते हैं। अगला मुगल बादशाह था अहमद शाह। और अहमद शाह का जो समय है वो 1748 ईस्वी से लेके 1754 ईस्वी का है। और ये 7वां मुगल बादशाह है औरंगजेब के बाद। अहमद शाह के समय की घटना देखिए। अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण, इसी के समय में अहमद शाह अब्दाली ने भारत पे आक्रमण किया था। और अहमद शाह अब्दाली था कौन, ये नादिर शाह का सेनापति था और बाद में अफगान का शासक बन जाता है। तो भारत पे अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण अहमद शाह के समय में ही होता है। और 5 बार आक्रमण करता है अहमद शाह अब्दाली। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण और युद्ध था वो पानीपत की तीसरी लड़ाई थी, जो मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच में लड़ा जाता है 1761 ईस्वी में। ठीक है, तो उसके बारे में आगे हम लोग देखेंगे। दूसरा पॉइंट देखिए, इमादुल मुल्क ने मराठों के सहयोग से अहमद शाह को अंधा करके जेल में डाल दिया। यहां भी षड्यंत्र हो गया मुगल बादशाह के साथ। इमादुल मुल्क नामक एक सरदार था, उसी ने षड्यंत्र किया, मराठों के साथ मिल करके इसको अंधा कर देता है और इसको जेल में डाल देता है। और फिर अगला मुगल बादशाह अपनी पसंद का बनाता है। तो अगला मुगल बादशाह कौन बनेगा उसको देख लेते हैं। अगला मुगल बादशाह बनता है आलमगीर द्वितीय। और ये 1754 ईस्वी से लेकर 1759 ईस्वी तक मुगल बादशाह के पद पर था। और ये कैसे बना मुगल बादशाह, किसने बनाया, इमादुल मुल्क के सहयोग से ये बादशाहत प्राप्त करता है, गद्दी को प्राप्त करता है। उसी ने अंधा करके उसको जेल में डाला था। दूसरा पॉइंट देखिए, षड्यंत्र के कारण इमादुल मुल्क के द्वारा आलमगीर द्वितीय की हत्या कर दी गई। जिसने इसको मुगल बादशाह बनाया था उसी के खिलाफ ये षड्यंत्र करने लगा। और इसीलिए इमादुल मुल्क ने आलमगीर द्वितीय की ही हत्या करवा दिया, ना रहेगा ना षड्यंत्र करेगा। तो अगला मुगल बादशाह बनेगा। अगला मुगल बादशाह फिर इमादुल मुल्क ने ही बनवाया। और किसको बनवाया, इमादुल मुल्क ने शाहजहां तृतीय को, औरंगजेब का जो पौत्र है मुही उल मिल्लत को जहांगीर तृतीय के नाम से सिंहासन पर बैठाता है। ठीक ना। तो यहाँ पे जो नवा मुगल बादशाह बनेगा ये शाहजहां तृतीय बनता है, लेकिन इसका समय बहुत कम है। 10 दिसंबर 1759 को बनता है और 10 अक्टूबर 1760 तक रहता है। ठीक ना। तो यहाँ पर इसको भी किसने बनाया था, इमादुल मुल्क ने बनाया था। और ये शाहजहां तृतीय के नाम से मुगल गद्दी पर बैठता है। ठीक है, तो इसका कालखंड भी बहुत छोटा सा है। अब आगे आ जाते हैं, 9 हो गए, 10वें नंबर पे आ जाते हैं। 10वां आता है शाह आलम द्वितीय। ये महत्वपूर्ण है आपके लिए।
1759 से लेके 1806 ईस्वी तक, शाह आलम द्वितीय। इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। कह रहा है अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण और गुटबाजी के कारण 12 वर्षों तक दिल्ली के सिंहासन पर नहीं बैठ पाया। ये मुगल बादशाह घोषित तो हो गया था, लेकिन इसके दरबार में गुटबाजी चल रही थी और अहमद शाह अब्दाली बार बार आक्रमण कर रहा था, जिसकी वजह से ये 12 साल तक दिल्ली के गद्दी पे बैठ नहीं पाता है। ठीक है, लेकिन बाद में मराठों के सहयोग से ये दिल्ली की सत्ता प्राप्त कर लेता और इसी के दौर में बक्सर का युद्ध हुआ था अंग्रेजों और संयुक्त सेना के बीच में। संयुक्त सेना में कौन था? बंगाल का अबदस्त नवाब मीर कासिम, अवध का नवाब सुजाउद्दौला और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय। इन तीनों की संयुक्त सेना अंग्रेजों से लड़ी थी बक्सर के युद्ध में 1764 में, लेकिन फिर भी हार गई। और उसके बाद इलाहाबाद की संधि होती है और यहीं से अंग्रेजों को बंगाल, बिहार, उड़ीसा में टैक्स वसूलने का अधिकार मिल जाता है और यहीं से शुरू होता है उन लोगों का साम्राज्यवादी नीति। ठीक है, अंग्रेजों का। तो यहाँ पे बक्सर का युद्ध हुआ, तो बक्सर के युद्ध के बाद इलाहाबाद की संधि में अंग्रेजों को बंगाल, बिहार, उड़ीसा में मालगुजारी वसूलने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। ठीक है, और इसके विषय में एक पॉइंट और महत्वपूर्ण है। चूंकि इलाहाबाद की संधि हो गई और इसी इलाहाबाद की संधि में अंग्रेजों ने मुगल बादशाह के लिए पेंशन बांध दिया। अब आप पेंशन लीजिए, आप क्या राजपाट चलाएंगे? राजपाट दे दीजिए अंग्रेजों को। तो दीवानी का अधिकार और निजामत का अधिकार मिल जाता है अंग्रेजों को और इनको दे दिया जाता है पेंशन। और इसी के माध्यम से अंग्रेजों ने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को लागू किया था। द्वैध शासन प्रणाली, उसके बारे में आगे हम लोग समझेंगे। तो यहाँ पर शाह आलम द्वितीय पहला ऐसा मुगल बादशाह बना जो अंग्रेजों का पेंशनर हो गया। अंग्रेजों के पेंशन के सहारे आगे बढ़ने लगा, पहला मुगल बादशाह बनता है। ठीक है, तो 10 नंबर हो गए। 11वें पे आ जाते हैं। नेक्स्ट। हाँ, यहाँ आ जाइए। 11वां नंबर है अकबर शाह द्वितीय का, जो 1806 से लेकर 1837 ईस्वी तक मुगल बादशाह रहा। ठीक है, और यहाँ पर अब अंग्रेजों का हुकूमत शुरू हो चुका है, अंग्रेजों के कब्जे में आ चुका है मुगल बादशाह। पेंशनर बना दिया है अंग्रेजों ने मुगल बादशाह को। तो यहाँ पर जो अकबर द्वितीय है, ये अंग्रेजों के संरक्षण में बनने वाला पहला मुगल बादशाह था। अंग्रेजों के संरक्षण में बनने वाला पहला मुगल बादशाह, क्योंकि इसके पहले वाला जो मुगल बादशाह था वो इलाहाबाद की संधि कर लिया और उस संधि के माध्यम से उसको पेंशन मिलने लगी, सारा राजपाट अंग्रेजों के हाथ में चला गया। तो ये अंग्रेजों के संरक्षण में मुगल बादशाह बनने वाला पहला मुगल बादशाह था। और इसने ही राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि प्रदान की थी। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है विभिन्न वनडे एग्जाम में कि राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया था? तो मुगल बादशाह अकबर शाह द्वितीय ने। और अकबर शाह द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को अपने राजदूत के रूप में ब्रिटेन भेजा था महारानी के पास की पेंशन को बढ़ाया जाए। तो ये सारी घटनाएं इसके कालखंड में हुई थी। उसके बाद अंतिम मुगल बादशाह पे आ जाइए। अंतिम मुगल बादशाह कौन है? बहादुर शाह द्वितीय, 1737 से 1857 तक। सॉरी, ये 18 है। 1837 से 1857 ईस्वी तक ये अंतिम मुगल बादशाह थे। और ऐसे मुगल बादशाह हैं जिनको बिना साम्राज्य का सम्राट माना जाता है, क्योंकि राजपाट तो सब अंग्रेजों के हाथ में चला गया। ये लाल किले में कैद हो गए, वहीं पे पेंशन लीजिए, पड़े रहिए, आराम करिए। तो ये अंतिम मुगल बादशाह थे। ये जफर के नाम से शायरी लिखते थे, इसलिए इनको बहादुर शाह जफर के नाम से भी जाना जाता है। 1857 की क्रांति इन्हीं की अगुवाई में लड़ी गई। अंग्रेजों ने इनको अरेस्ट किया, रंगून भेज दिया और 1862 में यहीं पर इनकी मृत्यु हो जाती है। तो इस तरह से मुगल साम्राज्य हो गया समाप्त। तो 1526 में मुगल साम्राज्य स्थापित हुआ था। 1526 से लेकर 1707 तक औरंगजेब तक मुगल साम्राज्य अपने उत्कर्ष के काल में था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आ चुकी थी
और यूरोपियन कंपनियां आ चुकी थी, लेकिन ये लोग केवल भारत में व्यापार कर सकते थे क्योंकि मुगल साम्राज्य बहुत मजबूत था। इनके सामने इन कंपनियों के पास इतनी शक्ति नहीं थी कि भारत पे कब्जा कर सके। लेकिन औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो मुगल बादशाह हुए वो कमजोर पड़ गए, उत्तराधिकार की लड़ाई शुरू हो गई, गुटबाजी शुरू हो गई, जिससे मुगल साम्राज्य छोटे छोटे हिस्सों में बंट गया, स्वतंत्र राज्यों का उदय हो गया और धीरे धीरे अंग्रेजों के द्वारा इन राज्यों पर कब्जा कर लिया गया। तो जो स्वतंत्र राज्य बने, तो नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग उन्हीं को पढ़ने वाले हैं। हैदराबाद पढ़ेंगे, मराठा साम्राज्य पढ़ेंगे, मैसूर राज्य पढ़ेंगे, पंजाब पढ़ेंगे, अवध पढ़ेंगे, बंगाल पढ़ेंगे। तो इस तरह से अगला जो हमारा टॉपिक बनेगा, ये तो हो गया मुगल साम्राज्य का पतन। अगले टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नवीन राज्यों का उदय और अंग्रेजी साम्राज्य में उनका विलय, इस टॉपिक पे हम लोग अगले वीडियो पे चर्चा करेंगे। आज का वीडियो काफी लंबा हो रहा है, लगभग 1.5 घंटे का क्लास ये हो चुका है। तो आज का क्लास हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। मुगल साम्राज्य का पतन पूर्ण हो गया, नवीन राज्यों का उदय नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो आज का क्लास हम लोग यहीं समाप्त करेंगे। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को आप शेयर करें और लाइक करें, जिससे इस संस्था का मनोबल भी बढ़ता रहे और हम बेहतर तरीके से आपको नए नए वीडियोज प्रदान करते रहें, नई नई जानकारियां प्रदान करते रहें। तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद, थैंक यू वेरी मच।